हेलो हेलो हेलो। वेलकम एप्स। आप सभी का स्वागत है हमारे थर्ड वर्कशॉप में। सो एप्स कम्युनिटी का ये थर्ड मंथ चल रहा है एंड दिस इज आवर थर्ड इंपॉर्टेंट वर्कशॉप, इंपॉर्टेंट मास्टर क्लास, आप इसको जो भी बोले। और जैसा कि हमने शुरू में पोल किया था और सबसे ज्यादा डिमांड आई थी कि D2C किस तरह से आपको एस्टेब्लिश करना है, उसके क्या प्रोसीजर्स रहते हैं, क्या प्रोटोकॉल रहते हैं, किस तरह से आप लॉजिस्टिक्स उसकी करते हैं, प्रोडक्ट डेवलपमेंट से लेकर सपोर्ट तक, ये पूरी जर्नी अगर आपको बता दी जाए तो सभी को अपने बिजनेस में काफी ज्यादा मदद मिल सकती है। सो आर यू एक्साइटेड? अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो एक बार चैट में मुझे हाय हेलो लिख के बता दें। मैं एक बार चैट को सबके लिए इनेबल कर रहा हूं। तो यस, भव्य वेलकम, निकुंज, दिव्यांश, देवेश, खुश, करणजोत, शानू, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम ऑल द एप्स। इस एआई पावर्ड एंटरप्रेन्योर कम्युनिटी में आप सभी का स्वागत है। और मैं देख लो आपके चैट भी पढ़ रहा हूँ। तो रियली एक्साइटेड, संजय कोहली, भव्य गोयल, रियली एक्साइटेड, चैट पढ़ रहा हूँ। कुछ लोगों को पिछली बार भी ये शक था कि भैया हम ये लाइव कर रहे हैं या रिकॉर्डेड है। आई गेस इट प्रूव्स कि हम लाइव कर रहे हैं। तो यस, तो आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं D2C रोड मैप के बारे में। उससे पहले जो लोग पहली बार हमारी मास्टर क्लास ज्वाइन कर रहे हैं उनको मैं थोड़ा सा फंडे दे देता हूं कि भाई होता क्या है, क्या फंडा रहता है। तो देखो, अच्छा ये बताओ, पहली बार ऑनलाइन लाइव सेशन या मास्टर क्लास इस टाइप की कौन ज्वाइन कर रहा है? वो अपना एक बार चैट में लिख दो, मी, ऐसा मी लिख दो, यस। वो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, सुपर सिंपल, जैसे आप क्लास में अटेंड करते हैं उस तरह से अटेंड करिए। कुछ बेसिक चीजें आप ध्यान रखिए। देखिए, सेशन में हम बहुत सारी चीजें कवर करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है उसमें से आपको 5 चीजें, 10 चीजें, 15 चीजें, 20 चीजें काम की मिले। कीप अ नोट पैड अपने साथ, एक डायरी, एक पेपर पेन रखिए, ताकि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे कि आपको मेरे, क्योंकि ये एग्जाम नहीं है कि आपको सारा नोट्स लिख के एग्जाम कल क्लियर करना है। दिस इज एक्चुअली योर बिजनेस, योर लाइफ। तो आपको लगे कि यार ये फंडा मुझे, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, अब मैं इसको आगे अपने उसमें यूज करूंगा। तो या, तो आप उस पॉइंट को सबसे पहले नोट पैड में लिख लीजिए। थोड़ी देर के लिए अपना फोन, रील स्क्रॉल करना बंद करें, फोन थोड़ा साइड में रख दीजिए। लैपटॉप से ज्वाइन करें तो बढ़िया है, मोबाइल से ज्वाइन कर रहे हैं तो एनीवेज बाकी सारे एप्स वगैरह बंद करके रखें ताकि फोकस हो जाए। ठीक है। सेकंड, ये अभी चैट चल रही है यहाँ पे, चैट में काफी आपको डिस्ट्रैक्शन रहेगा। थोड़ी देर के बाद मैं ये चैट केवल होस्ट एंड पैनलिस्ट तक ही पहुंच पाएगी, मैं इसको बंद कर दूंगा ताकि सेशन के बीच में डिस्ट्रैक्शन नहीं रहे। आप बोलेंगे अरे हमें क्वेश्चंस पूछने, तो नीचे यहाँ पर Q&A टैब है। Q&A टैब में आप जाके अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। प्लीज क्वेश्चंस को अपने इस टॉपिक के अराउंड ही रखिएगा। जो आप हमारे एक्सपर्ट से पूछना चाहते हैं या हमसे पूछना चाहते हैं उसके अराउंड क्वेश्चन रखिएगा। चैट को आप यूज कर सकते हैं, अगर आपको कुछ दिक्कत आ रही है सेशन ज्वाइनिंग में, आवाज नहीं आ रही वगैरह वगैरह, तो आप चैट को उसमें यूज कर सकते हैं। चैट हमारी टीम यहाँ पर देख रही होगी, उसे मॉनिटर कर रही होगी। तो अगर आपको कुछ भी इश्यू है तो आप चैट में लिख दीजिएगा। इन मोस्ट केसेस अगर आप जूम को बंद करके फिर से स्टार्ट कर देते हैं तो प्रॉपरली सब कुछ आवाज आने लगती है। फिर बता देता हूं आपको, क्या रिकॉर्डिंग मिलेगी कि नहीं। यूएक्स प्रोजेक्ट कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, संयम भाई एक साइड ये ओपन रखो और पूरा ध्यान से सुनो। 2x स्पीड पे आप ये सुन ही नहीं पाओगे, मतलब इसमें इतनी सारी लर्निंग है। ये सेशन पर्सनली मैंने अटेंड किया था आज से 3 साल पहले, एंड इट हेल्प इमेंसली। हमारा जो जागरूक जर्नल ब्रांड है, जागरूक चाय ब्रांड है, उसकी पूरी लॉजिस्टिक, सप्लाई, प्रोडक्शन से लेके सपोर्ट तक किस तरह से बिल्ड करना है, ये जब मैंने 2-3 घंटे नितिन के सेशन को अटेंड किया था तब मुझे मजा आ गया। तो बाय द वे, आज के होस्ट, आज के जो हमारे एक्सपर्ट है उन्हें इंट्रोड्यूस करते हैं। आर वी सेट विद द कैमरा एंड ऑल? एक बार चेक कर सकते हैं। बाय द वे, कैसा लग रहा हूँ आज? अच्छा लग रहा हूँ? थोड़ा हिप लग रहा हूँ, मतलब हिप। ऋषभ हिप हॉप के अंदर ऑल्टरनेटिव करियर चूज कर सकता है। धन्यवाद धन्यवाद। तो जैसे आपने टिप्पणी सुन ली है, आज के हमारे जो एक्सपर्ट हैं इस सेशन के लिए, और बड़े ग्रेसियसली उन्होंने एक्सेप्ट किया, और बड़ी दूर से, जयपुर में ही रहते हैं हम लोग, और अभी हम हमारे ऑफिस में ऊपर नीचे बैठे हैं, मैं भी उनके पास चला जाऊंगा थोड़ी देर बाद। बहुत दूर से वो आए स्पेशली सेशन के लिए। एंड मैं थोड़ा सा आपको नितिन का इंट्रोडक्शन देता हूं। तो आज से लगभग 10 साल पहले जब मैंने अपनी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी शुरू करी थी, तब मैंने नितिन को एक मैसेज किया था कि नितिन भाई हम मिल लेते हैं। फिर नितिन भाई ने क्या पता रिप्लाई नहीं किया या कुछ तो भी किया। वो मैसेज 4-5 साल पुराना हो गया, फिर हमने थोड़ा बहुत कुछ कर लिया, एलएलए वाले बन गया। तब मैंने वापस नितिन को मैसेज किया कि सर मिल लेते हैं, थोड़ा ज्ञान की आवश्यकता है। बट दैट स्टोरी असाइड, उस समय से आज तक वी आर एक, बहुत बार मिलते हैं और बहुत कुछ सीखता हूं मैं नितिन से। तो नितिन रन्स दिस अमेजिंग गिफ्टिंग प्लेटफॉर्म कॉल्ड इंडी गिफ्ट्स, जिसको आपको शार्क टैंक में भी आपने पिछले सीजन में देखा होगा।
एक प्रोडक्ट बना के कोई बंदा, मतलब एक प्रोडक्ट से भी स्टार बन सकता है। नितिन ने अपने इस 10, मेरे ख्याल में 10 से ज्यादा साल हो गए होंगे, लगभग 10 साल हो गए होंगे, उससे थोड़े ज्यादा हो गए होंगे, की जर्नी में 5,000 से ज्यादा प्रोडक्ट्स डेवलप किए हैं एंड ओवरऑल 25 लाख ऑर्डर्स प्रोसेस किए हैं, विच नंबर इज इक्वल, मतलब माइंड ब्लोन हो जाता है। हमने लास्ट ईयर कुछ 6,000 जागरूक जर्नल भेजी थी और उसमें हमारी हालत खराब हो गई थी। एंड दे प्रोबेबली, वो नितिन नंबर बताएंगे, उससे ज्यादा ऑर्डर्स वो एवरी डे प्रोसेस करते हैं। सो ये पूरी चीज कैसे रन होती है, कैसे D2C, कैसे मार्केट प्लेसेस, प्रोडक्ट बनने से लेकर उसके डिस्पैच तक, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक, फाइनेंस, सब कुछ नितिन के स्टार्टअप में उस स्केल पे होता है जो हमने इमेजिन भी नहीं किया है। तो आज नितिन उस जर्नी एक स्नीक पीक हमें देने वाले हैं। हम में से इतने सारे एंटरप्रेन्योर्स यहाँ पर जो हैं, वो अभी अपनी जर्नी में बहुत ही इनिशियल फेजेस में है। हम वो जब प्रॉब्लम सोचेंगे और समझेंगे, उससे पहले ही आपको आज के सेशन में उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। एंड बहुत स्टेप वाइज प्रोसेस, जब मैंने ये सेशन अटेंड किया था तो बहुत स्टेप वाइज प्रोसेस में 7 और 9 स्टेप्स में नितिन ने ये मुझे पूरा एक्सप्लेन करके बताया था। हमारे साथ कुछ और भी एंटरप्रेन्योर्स थे उस सेशन में। तो वही ज्ञान आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो एप्स, आर यू एक्साइटेड अबाउट दिस सेशन? पहले तो एक बार बताओ चैट में, नितिन ओपी हो जाए यार एक बार। बैकग्राउंड ब्लर ना करो, इट लुक्स ऑड। मेरा या नितिन का, किसका? मेरा तो ब्लर करना पड़ेगा, क्योंकि देखो मेरे पीछे जो है ना, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, वीडियो फिल्टर में एक बार मैं ब्लर हटा के भी बताऊंगा आपको। मेरे पीछे जो बन रखा है, मेरा ऑफिस पूरा वेयर हाउस बन रखा है, क्योंकि पीछे सारे जागरूक प्लानर्स पड़े हुए हैं अभी तक, जागरूक चाहे जागरूक प्लानर, इसलिए मैंने तो ब्लर कर रखा है। या तो चैट में नितिन ओपी हो जाए। धन्यवाद, धन्यवाद। तो नितिन, हाउ आर यू? मेरे को लग रहा है इन्वेंट्री प्लानिंग और इन्वेंट्री ऑप्टिमाइजेशन का एक सेशन 1-to-1 देना पड़ेगा तुम्हारे 100%। अभी ऊपर आके ले रहा हूँ आपसे सेशन ये। आई एम हैप्पी। ऋषभ ने होल्ड करके रखा था 10 साल पहले, मैंने उसके मैसेज को आंसर नहीं किया, तो आई थिंक आज के बाद पब्लिकली इसके बारे में अब कभी बात नहीं होगी। ठीक है। बट आई थिंक दिस इज हाउ वी टॉक। आई थिंक फाउंडर्स टू फाउंडर्स एक अलग रिलेशन होता है, उसको मैं ब्रदरहुड या फिर उसको फ्रेंडशिप नहीं बोलूंगा। इट्स जस्ट अंडरस्टैंडिंग ईच अदर विदाउट इवन सेइंग मच। तो आज यहाँ पे ये सेशन करना, अपनी D2C जर्नी के बारे में शेयर करना, मतलब एटलीस्ट हाफ ऑफ द सेशन शुड बी प्योरली फोकस्ड ऑन what sort of challenges and thoughts you people are having about your D2C brands or businesses, ideation stage है, growth stage है, every sort of question is welcome. तो मैं अपने बारे में बहुत ज़्यादा बात करना पसंद भी नहीं करता हूँ, तो in like 10 minutes I'll complete about the vision part of why I'm doing what I'm doing. That's the most important thing. And then I'll share a couple of learnings from the D2C space. And these learnings, every single thing which I'm trying to tell you is a master class. तो अगर मैं एक ओवरऑल मास्टर क्लास की बात करूँ तो कम से कम भी 6 महीने लग जाएंगे, बट आई जस्ट ट्राई टू कवर इन नेक्स्ट 30-40 मिनट्स एंड आपके क्वेश्चंस के बेसिस पे कुछ अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस को शेयर करूंगा। मतलब मुझे एडवाइजेस पसंद भी नहीं है, आई लव शेयरिंग एक्सपीरियंसेस, वो मैं बिल्कुल करना चाहता हूँ। और हो सकता है उसमें से कुछ चीज़ें हैं आपके लिए पिकअप हो जाएं, और जो भी आप कर रहे हैं उसमें आपको थोड़ा लेस लोनली और मोर एम्पैथेटिक फील हो कि भाई मैं अकेला नहीं हूँ। जो चीज़ ऐसे बहुत स्पार्कलिंग और चमकती हुई नज़र आती है, रियलिटी में देखे तो बहुत घिसाई है, आज भी घिसा रहे तो बिना हसल के तो कुछ मिलना भी नहीं है, बट मज़ा है इस चीज़ का। मुझे लगता है कि मेरे लिए सक्सेस का एक डेफिनेशन है जो पिछले 20 साल के मेरे करियर में नहीं बदला है। और ये डेफिनेशन है कि व्हेन आई स्लीप लाइक अ बेबी। मैं कुछ भी कर लूँ, कितना भी कर लूँ, फंडिंग मिल गई नहीं मिल गई, शार्क टैंक में आ गए नहीं आए, सैलरी देने के पैसे नहीं थे, तो ये सब चीज़ें पार्ट ऑफ लाइफ है। लेकिन सब कुछ करने के बाद में मैं रात को सो पाऊँ और सुबह उसी एक्साइटमेंट के साथ में, उसी मूड के साथ में अपने ऑफिस, अपने वर्क स्पेस जा पाऊँ, जब तक ये है तब तक मेरे लिए ये सक्सेस है। जिस दिन मज़ा नहीं आ रहा है उस दिन शायद वो सक्सेस मैटर ही नहीं करेगी। तो आप भी सब लोग जो भी कर रहे हैं, आई डोंट, सब अलग अलग ग्रोथ स्टेज पे हैं, आइडिएशन स्टेज पे हैं, बिल्डिंग स्टेज पे हैं, कुछ लोगों ने बिल्ड किया भी है, लेकिन करके सुकून मिलना चाहिए। अगर करके सुकून नहीं मिल रहा है तो कुछ तो गलत हो रहा है। तो एक एक्सरसाइज है, बेसिक सी एक्सरसाइज है, इट्स जस्ट सेंटरिंग, जिसको मैं बहुत वैल्यू करता हूँ। सेंटरिंग का सिंपल मतलब है कि आप लोग अपनी स्पाइन को, अपनी नेक को थोड़ा सा सीधा करें, जहाँ पे भी बैठे हैं। अगर
क्वेश्चन लेके पूरे बेड के ऊपर लेट के देख रहे हैं तो भी कोशिश करो कि 5 मिनट के लिए बस बैठ जाओ एक बार के लिए, और कुछ भी नहीं करना है। आपने अगर स्पेक्टिकल्स पहने हुए हैं तो आई रिक्वेस्ट कि आप अपने स्पेक्स उतार दें, और सेंटरिंग एक्सरसाइज इज जस्ट कमिंग इनटू सेंटर। अभी थॉट यूं जा रहा है, यूं जा रहा है, कुछ आ रहा है, कुछ जा रहा है, कुछ चलता रहेगा, बट कुछ देर के लिए एक बार थोड़ा सा सेंटरिंग मोड में हम आ जाएं, ताकि आने वाले 1 घंटे, 1 घंटे 40 मिनट में हम जो भी डिस्कस करें उनमें से कुछ चीजें आपको अंदर जहन में थोड़ी डीपर लेवल पे जा पाए। बीज हैं, कोई सही जगह पे चला गया तो क्या पता क्या बैनियन ट्री बन जाएगा उससे। तो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सब लोगों को, लेट्स डू अ सेंटरिंग एक्सरसाइज फॉर 2 minutes ओनली, नॉट मोर देन दैट। स्पाइन स्ट्रेट, नेक स्ट्रेट, आईज क्लोज, हैंड्स का कोई भी पोस्चर रख सकते हैं, बस उसमें मूवमेंट ना करें। Just focus on your breath. Breath is coming in and going out. Coming in and going out. Coming in and going out. Do not change the natural flow. Don't hold your breath. Just focus how it's coming and how it's leaving. Now take a deep breath. Hold. And exhale. All right. Now you can open your eyes. Focused. Very nice. This was needed. Right. So सेशन शुरू करते हैं। शुरू करते हैं, चलो चलिए शुरू करते हैं। So I'll be sharing the screen. कुछ बहुत ज़्यादा डिटेल टेक्स्ट नहीं है, बहुत डीपर प्रेजेंटेशन नहीं है, some reference text are there, और I'll try to elaborate that, and I'll try to sum it up soon so that we will have decent time for Q&A. Rishabh Nivedan will help me with the kind of Q&As, and I'll be addressing that with some of my experiences. जनता, आपके जो क्वेश्चन हैं वो Q&A टैब में डालो, और चैट में अगर कोई भी आपको इश्यू आ रहा है तो वो आप शेयर कर दो। अभी थोड़ी देर के लिए मैं चैट को रेस्ट्रिक्ट कर रहा हूं टू होस्ट एंड पैनलिस्ट, ताकि आप लोग फोकस कर सकें। ओके, I hope everybody can see the screen. यस नितिन। All right. तो ये साल की आई थिंक ये मेरी मतलब 7th-8th मास्टर क्लास है। मतलब आई एम नॉट अ प्रोफेशनल इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन एंड दीज आर द थिंग्स, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर somebody who been there and done that, अगर वो अपने तरीके से चीज़ों को बताता है तो it become more relevant for people who are already in that journey. कोई -1 से 0 की जर्नी पे है, कोई 0 से 1 पे है, कोई 1 से 10 है, कोई 10 से 100 है। तो आई थिंक जो भी मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ वो 1 से 10 वाली जो जर्नी जिन लोगों की है उसमें ज़्यादा रिलेवेंट रहेगा। बट अगर कोई आइडिएशन स्टेज के ऊपर भी है तो I think it will be beneficial for them also when they are trying to create their roadmap for the year or their business plan, or
however they want to build their brand in whatever space. People are raising hand, so am I? नहीं वो कुछ वो I will handle, no issue. All right. So let's make sure next 60 minutes we use fully to engage, listen, and evolve. The objective is masterclass to encourage cross-learning. Just like you, I'm also learning and evolving. Founders for founders will make us grow together and stronger. तो इस सेशन में हम लोग कुछ 5-6 पॉइंट्स कवर करेंगे. इंट्रोडक्शन, I'll just quickly introduce about who I am, what I do, why I am doing what I'm doing. Few things about IndiGift's story. I'll try to conclude that in 15 minutes. Then D2C pillars, future of D2C, and then Q&As. So I represent Indibni. Indibni is the parent organization which I founded back in 2012. Indibni has a meaning, and I'll try to share what Indibni is standing for. तो ये एक Indibni का इकोसिस्टम हम लोगों ने बिल्ड किया है. जैसे हम समझते हैं ना कि दुनिया 3 ग्रेट पावर से मिलके बनी थी, और वो 3 ग्रेट पावर्स इस वर्ल्ड को फंक्शनल, ऑपरेशनल रखते हैं, जिसको हम लोग ब्रह्मा विष्णु महेश बोलते हैं. क्रिएशन, एग्जीक्यूशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन. ये 3 चीजें, ये 3 एस्पेक्ट, ये 3 लोग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को मिलके एक्चुअल में एक इंटैक्ट इकोसिस्टम की तरफ लेके जाते हैं. अगर आप एक्चुअल में ऑर्गेनाइजेशंस जो बहुत सक्सेसफुल है उनको देखेंगे, इट्स जस्ट एन रेफरेंस ओनली, ये मैंडेटरी नहीं है, बट आई हैव ऑब्जर्व्ड इट मल्टीपल टाइम्स. Any organization which has a 3 people ecosystem, one person who is the visionary, who takes care of the why, second who is a mission oriented person, operation oriented person who make things measurable, third the transformer who makes sure there is an impact of whatever we are doing, and he also helps or she also helps in terms of eliminating what is unnecessary. तो इसी इकोसिस्टम के ऊपर हम लोगों ने अपनी कंपनी को, हमारे ग्रुप को 3 पार्ट में डिवाइड किया है. One part which we called our studio, which is our creation space where we ideate things. Second is our execution space, which we called our store, our commercial vertical. And third, which we called our transformation vertical, where we have our own foundation. So these are the 3 entities I represent right now. And we have created multiple things for multiple objectives, multiple brands are there. Beside IndiGifts, there are many more things. IndiGifts एक product centric brand है, तो लोग उसको ज़्यादा जानते हैं. But उसके अलावा भी we have more verticals which are very specific to what we want to do. So IndiGifts is a commerce specific brand. Indie Family is community. IndieBaat is content specific. Indie Festival, which we are looking forward to have in this year. We had mini versions, but this year we are looking forward to have a grand festival that will be for celebration. And then for cultivation, skill, knowledge sharing, we have IndiShala. So this is how we are running our ecosystem. And Indibni को मैंने बताया था कि it has a meaning. तो इंडिबनी के जो 3 आय हैं वो हमारे 3 पिलर्स को रिप्रेजेंट करते हैं. हमारे 3 पिलर्स क्या हैं कि वी वांट टू एम्पावर दिस कंट्री, आवर कंट्री इंडिया, बाय डूइंग व्हाट, बाय डूइंग इंडिजिनियस इनोवेशंस, एंड व्हाट इज द अल्टीमेट आउटकम इज टू इम्पैक्ट इंडिविजुअल्स. तो ये हमारा विजन है, और इस विजन के अराउंड आई थिंक व्हाट एवर वी हैव डन, इट ऑलवेज गोज टुवर्ड्स दिस पर्पस और विजन, और इसके बेसिस के ऊपर ही हम लोग अपने कमर्शियल और नॉन कमर्शियल इनिशिएटिव्स को प्लान करते हैं. So we always refer our vision or mission statement before we try to build anything out of it. So this is the simplest form of IndiGifts. If I really need to explain IndiGifts in one page, so this is the page. We have created a mascot which is representing the Gen Z. उसको हमने Indie नाम दिया. Indie के अराउंड हमने उसके ओकेजन्स और रिलेशंस के ऊपर कंटेंट बनाया, प्रोडक्ट्स डिजाइन किए. तो इंडी एक जेन जेड है, इंडी की मम्मी है, पापा है, इंडी के दादा हैं, दादी है, इंडी की सिस्टर है, एक पेट डॉग है, इंडी की वाइफ है, इंडी का एक बेबी है. तो इनके अराउंड हम लोगों ने मर्च और प्रोडक्ट्स को डेवलप किया. मोस्टली लोग जो करते हैं वो कैटेगरी के हिसाब से अपने D2C ब्रांड्स या प्रोडक्ट ब्रांड्स बिल्डअप करते हैं, बट हम लोगों ने इमोशन को और ओकेजन्स को एक कैटेगरी बनाया और उसके बेसिस पे प्रोडक्ट्स बनाए. तो हमारे को एक अलग नजरिए से देखा जाने लगा, और आई थिंक मार्केट प्लेसेस पे भी गिफ्टिंग और गिफ्ट सेट एज अ कैटेगरी, वी वर द पीपल हु स्टार्टेड इट. बिफोर दैट देयर वर नो कैटेगरी ऑफ गिफ्ट सेट्स. तो वी रियली वर्कड हार्ड टू क्रिएट गिफ्टिंग एज अ कैटेगरी ऑन ई-कॉमर्स एंड क्विक कॉमर्स मार्केट प्लेसेस.
तो इसी तरीके से हम अपने प्रोडक्ट्स बनाते हैं। जैसे दादा है तो द काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स विच वी मेक अबाउट दादा इज मोटिवेशनल प्रोडक्ट्स, लाइफ प्रोडक्ट्स। दादी के अराउंड जो प्रोडक्ट हैं वो डिवोशनल प्रोडक्ट्स हैं। वाइफ के अराउंड या गर्लफ्रेंड के अराउंड या रोमांस या स्पाउस के अराउंड जो प्रोडक्ट है वो पैम्परिंग है, रोमांटिक प्रोडक्ट्स हैं। बेबी के अराउंड जो है वो टॉयज हैं। सिस्टर के अराउंड जो है वो पैम्परिंग प्रोडक्ट्स हैं, डीआईवाई प्रोडक्ट्स हैं। मम्मी के अराउंड जो प्रोडक्ट्स है वो किचन फोकस्ड प्रोडक्ट्स हैं, पर्सनालिटी फोकस्ड हैं। पापा के अराउंड जो है वो ऑफिस वर्क के अराउंड प्रोडक्ट्स हैं। जो डॉग है उसके अराउंड हमने कुछ पेट कलेक्टिबल्स बनाए हैं। और इंडी जो हमारा सेंटर फिगर है उसके अराउंड हमने काफी सारे लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स बनाए हैं जिनके साथ में जेन ज़ेड रेजोनेट कर सकता है। तो दिस इज प्रीटी मच इंडी गिफ्ट्स। नंबर्स ऋषभ ने ऑलरेडी बता दिए कि हम लोग लगभग 2.5 मिलियन ऑर्डर्स यानी 25 लाख ऑर्डर्स 2018 से प्रोसेस कर चुके हैं। ऑलमोस्ट हम सारे मार्केट प्लेसेस पे अवेलेबल हैं। क्विक कॉमर्स पे भी वी आर स्टार्टेड सेलिंग नाउ, वी आर देयर ऑन ब्लिंकिट नाउ, वी विल बी ऑन Zepto as well. But the whole idea is to build our own distribution. So one of the recent thing which we did, we collaborated with Oyo. तो अब हम रिटेल कॉमर्स के ऊपर काम कर रहे हैं। तो जो भी प्रीमियम प्रॉपर्टीज हैं वहाँ पे हम लोग अपने शॉप एंड शॉप ओपन कर रहे हैं। तो इंडियाज गिफ्ट शॉप ऑन दीज प्लेसेस, दिस इज हाउ वी आर बिल्डिंग आवर डिस्ट्रीब्यूशन नाउ। और इंडी गिफ्ट्स के बारे में अगर आप लोग और कुछ भी जानना चाहें तो आई बी वेरी हैप्पी टू आंसर इन द Q&A सेशन, बट दैट्स प्रिटी मच अबाउट इंडी गिफ्ट्स। नाउ वी कैन talk more about D2C and what sort of things are backbone of a D2C brand. तो D2C को अपन थोड़ा सा समझते हैं। मतलब डायरेक्ट टू कंज्यूमर एक बड़ा पॉपुलर स्ट्रीम बन चुका है, क्योंकि मतलब देयर आर सो मेनी जार्गन्स। लोग फैक्ट्री टू ब्रांड, फैक्ट्री टू कस्टमर, F2C पे बात करने लग गए हैं। D2C तो ऑलरेडी है, डायरेक्ट टू कंज्यूमर। देन B2B है, B2B2C है, D2R है, डायरेक्ट टू रिटेलर्स। तो देयर आर सो मेनी वर्ड्स इन दिस इकोसिस्टम। आपको जो अच्छा लगता है वो आप पिक कर लो। सिंपल ऑब्जेक्टिव है कि जो ब्रांड या बिजनेस है वो अपने एंड कस्टमर तक कैसे पहुंच सकता है, उस चीज के ऊपर ही हमारे को बात करनी है। और उस वाली जर्नी के अंदर एक अच्छा बिजनेस बने, और जब बिजनेस बनता है रेवेन्यू स्ट्रीम्स तरीके से बनती हैं, जो यूनिट इकोनॉमिक्स ऑफ द प्रोडक्ट है वो सही से सेट होते हैं, तो उसके बाद में वो ब्रांड भी बन जाता है। जो ब्रांड एक वो बारिश के बाद कुकुरमुत्ते के फ्लावर्स जैसे खिलते हैं वैसे बनते हैं, वो उतनी जल्दी बंद हो जाते हैं। ब्रांड एक वो चीज है जो लेगेसी बनता है, जो याद रहता है। लेकिन ब्रांड आप कभी भी किसी को याद नहीं करवा सकते हैं। ब्रांड कस्टमर है, वो डिसाइड करेगा कि उसको कैसे याद रखना है। द सिंपल डेफिनेशन ऑफ ब्रांड इज नॉट व्हाट यू वांट टू से अबाउट योर प्रोडक्ट और सर्विस, इट इज अबाउट व्हाट कस्टमर और कंज्यूमर परसीव अबाउट इट एंड व्हाट इमेज दे बिल्ड इन देयर हेड। दैट्स ब्रांड। ब्रांड हमेशा कस्टमर सेंट्रिक होता है, कभी भी बिजनेस सेंट्रिक या बिजनेस की साइड से ब्रांड नहीं बन सकता है। और कस्टमर्स को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या स्टोरी बताना चाहते हैं, कि 15-20 चीजें मिलने के बाद में एक होलिस्टिक ब्रांड बनता है। एक्सपीरियंस कैसा रहा, सर्विस कैसी रही, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट कैसा था, जैसा दिखा क्या वैसा मिला, खराब प्रोडक्ट आ गया तो क्या उसको किसी ने ठीक करके दिया, रिटर्न करा तो क्या पैसा वापस मिल गया। ये सब चीजें ब्रांड बनाती है। ब्रांड केवल एक लोगो, एक इमेज, एक प्रोडक्ट नहीं है। ब्रांड एक एंटायर एक्सपीरियंस है जो एक मेकर और एक रिसीवर के बीच के में बनता है, और सालों लग जाते हैं। और उसकी भी एक जर्नी है। पहले हम अवेयरनेस पे बात करते हैं, फिर हम एंगेजमेंट पे बात करते हैं, फिर हम कन्वर्जन पे बात करते हैं। और कन्वर्जन के बाद में भी देयर आर नेक्स्ट 3 स्टेप्स। जिसने एक बार आपसे प्रोडक्ट खरीदा वो आपका कस्टमर बनेगा। जिसने आपके ब्रांड के लिए उस प्रोडक्ट को खरीदा क्योंकि उसका एक्सपीरियंस अच्छा था तो वो कंज्यूमर बनेगा। और जिसने आपके ब्रांड का प्रोडक्ट खरीदने के बाद में 4 और लोगों को बोला कि मैंने इस ब्रांड का प्रोडक्ट खरीदा है, आप भी खरीदे, तो वो एडवोकेट बनेगा। तो सक्सेस मैट्रिक्स ऑफ एनी ब्रांड इज, कैन वी क्रिएट ब्रांड एडवोकेट्स? इफ वी कैन एक्चुअली क्रिएट ब्रांड एडवोकेट्स, देन ओनली इट जस्टिफाइज द सिग्निफिकेंस दैट आपने कभी ब्रांड बनाया है या नहीं बनाया है। तो मैं 7 P's का एक इकोसिस्टम मानता हूँ। 4 P आप लोगों ने ऑलरेडी सुने हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, पोजीशन, प्रमोशन। बट जो इकोनॉमिक लेवल, जो स्ट्रक्चर लेवल पे, वायर फ्रेम लेवल पे, मॉड्यूल लेवल पे मैं काम करता हूँ। मैं जब भी कोई चीज कर रहा हूँ अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के अराउंड, तो मैं उसको 7 P's में डिवाइड करता हूँ। सबसे पहली चीज है कि उसका पर्पस क्या है, वाई वी आर डूइंग व्हाट वी आर डूइंग, एंड पीपल नीड टू डिफाइन इट। इट्स वेरी सब्जेक्टिव, बट इवन एज अ फाउंडर, एज अ इनिशिएटर, एज अ क्रिएटर, एज अ मेकर, अगर आप अपना वाई, अपना पर्पस अगर नहीं बता पा रहे हैं
तो कस्टमर को आप हमेशा कंफ्यूज ही करेंगे। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब भी आप अपना जो भी कंज्यूमर बिजनेस बनाना चाहते हैं उसका पर्पस डिफाइन करें। वाई, हाउ एंड व्हाट, क्या ऐसी चीज़ है जिसको करके आप उसको मेजरेबल बनाएंगे और उसके बाद में उसका एक क्या कॉल टू एक्शन बन पाएगा। फिर आपको अपने प्रोडक्ट पे बात करनी पड़ेगी कि आपका प्रोडक्ट प्रोडक्ट एक सर्विस भी हो सकता है, बट व्हाट इज योर ऑफरिंग। देन वो किस प्राइस बैंड में आता है, जिस प्राइस बैंड के अंदर आपका एक टीजी डिसाइड होगा कि भैया मेरे कस्टमर का या B2B बिजनेस है चाहे B2C बिजनेस है उसका प्रोफाइल क्या है। तब हम ये वाली सारी टर्म्स के ऊपर बात करते हैं कि हमारा टारगेट एड्रेसेबल मार्केट क्या है, फिर सैम क्या है, सॉम क्या है, सर्विसेबल एड्रेसेबल मार्केट क्या है, और वो कितना मार्केट है जिसमें मैं ऑपरेट करना चाहता हूँ। तो इसके बेसिस के ऊपर आपका एक ओवरऑल विजन डिसाइड होता है कि हम इस पूरे मार्केट के अंदर जो हमारा शेयर है वो इतना आने वाले इतने सालों में करना चाहते हैं। फिर उसकी राइट पोजीशनिंग क्या होगी। हमने अपना प्रोडक्ट भी आइडेंटिफाई कर लिया, लेकिन उस प्रोडक्ट को हम अपने कस्टमर तक पहुंचाने के लिए कहाँ प्लेस करना चाहते हैं। क्या हम उसको रिटेल में रखना चाहते हैं, क्या हम उसको मॉडर्न ट्रेड में डालना चाहते हैं, हम उसको ई कॉमर्स पे डालना चाहते हैं, क्विक कॉमर्स पे डालना चाहते हैं, या फिर हम अपना ही रिटेल या अपना फ्रेंचाइजी मॉडल बिल्ड करना चाहते हैं। तो पोजीशनिंग ऑल्सो बिकम अ वेरी क्रिटिकल फैक्टर विच इज सो इम्पॉर्टेंट राइट नाउ। क्योंकि अगर आपका प्रोडक्ट सही है, प्राइस भी सही है, लेकिन उसकी पोजीशनिंग सही नहीं है, तो वो बिजनेस रिपीट में कभी भी नहीं जाएगा। और अगर वो बिजनेस रिपीट में नहीं गया तो सूनर और लेटर वो बंद होगा। देन व्हाट आर द राइट वे ऑफ डूइंग प्रमोशन। आज के टाइम में मोस्ट ऑफ लोग जब इन्वेस्टमेंट रेज कर रहे हैं तो बोलते हैं कि लगभग 40% के आसपास मार्केटिंग का कॉस्ट निकल के आता है, और मोस्ट ऑफ टाइम पीपल आर रेजिंग फंड टू स्पेंड ऑन मार्केटिंग। तो प्रमोशन में ही मार्केटिंग आ जाता है, एडवर्टाइजिंग आ जाता है। बट प्रमोशन भी बहुत ही क्रिटिकल चीज है कि क्या वो सही तरीका है जिससे लॉन्जेविटी बिल्डअप होती है। अगर आप अपने प्रमोशन के ऐसे मॉड्यूल यूज कर रहे हैं जिसमें वो बहुत ही फास्ट लेवल पे आता है और उतना ही जल्दी खत्म हो जाता है, आप कितना भी पैसा उसमें डाल दें लेकिन वो रिपीट कभी बिल्ड नहीं कर पाएगा। आज आपने अमेजोन के ऊपर, फ्लिपकार्ट पे, गूगल पे, मेटा पे अपना एक फंड अलोकेशन कर रखा है और आप रेगुलर उसको डाल रहे हैं। मुझे लगता है कि पीपल हु आर डूइंग इट उनको कभी कभी बीच में कुछ टाइम के लिए उसको बिल्कुल रोक देना चाहिए, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि आपके पास में ऑर्गेनिक ब्रांड वैल्यू कितना बिल्ड हुआ है और इनऑर्गेनिक कितना चल रहा है। अगर आपका 60 to 70% इनऑर्गेनिक मार्केटिंग से ही ब्रांड बिल्ड हो रहा है, सेल आ रहा है, तो ये सुसाइडियल है। क्योंकि कोई ना कोई आएगा उस पर्टिकुलर प्राइस बैंड के अंदर या उस पर्टिकुलर मार्केट प्लेस के ऊपर प्रोडक्ट ऑफर करेगा और आपसे ज्यादा बिड कर देगा। द मोमेंट समबडी बिड हायर देन यू, आपका प्रोडक्ट अपने आप नीचे चला जाएगा। तो मार्केटिंग को या प्रमोशन को अगर सही तरीके से समझना है तो उसकी पूरी मास्टर क्लास की जरूरत है कि राइट प्रपोर्शन क्या बनता है, ऑर्गेनिक मार्केटिंग पे कितना खर्च किया जाना चाहिए और इनऑर्गेनिक मार्केटिंग पे कितना खर्च किया जाना चाहिए, और उसको एटलीस्ट 1 से 1.5 साल के लिए कैसे मैप करना चाहिए। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच इज अबाउट पीपल। क्योंकि कोई भी जो बिजनेस बनते हैं हम बार बार ये बोल रहे हैं कि कस्टमर वैलिडेट करेगा कि उसको वो प्रोडक्ट चाहिए या नहीं चाहिए, लेकिन जो भी फाउंडिंग टीम के अंदर लोग हैं, लीडरशिप टीम में लोग हैं, जो भी उनके पार्टनर्स हैं, वो भी बहुत बड़ा स्ट्रेंथ वाला रोल प्ले करते हैं। तो आपको कभी कभी ये भी देखना चाहिए कि इफ द फाउंडिंग टीम और द पीपल हु आर बिहाइंड दोज बिजनेसेस एंड ब्रांड्स आर हैविंग एक्स सेट ऑफ स्किल सेट, तो इट इज ऑल्सो ओके टू बिल्ड अ बिजनेस ऑन दैट स्किल। दूसरी चीज कि अगर आपका प्रोडक्ट, आपका इनोवेशन आइडेंटिफाइड है लेकिन आप में वो कोर स्किल नहीं है, आप प्रोडक्ट पर्सन है, आप सेल पर्सन नहीं है, तो फिर बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि उस स्किल के किसी जने को आप लेके आए, तब जाके आपका एक कंप्लीट इकोसिस्टम बनेगा। नहीं तो प्रोडक्ट भले ही अच्छे से अच्छा बन जाएगा लेकिन उसका बिजनेस साइड वीक रह जाएगा। और लोग रहे ना रहे, प्रोसेस रहना चाहिए। बिजनेस का सिंपल मतलब है कि अगर आप उस बिजनेस में नहीं है, आप उस प्रोडक्ट के अंदर नहीं है, उस सर्विस में नहीं है, तो क्या वो सरवाइव करेगा। अगर आपने प्रॉपर एसओपीज के साथ में, स्ट्रक्चर के साथ में प्रोसेसेस बना रखे हैं, केआरएस बना रखे हैं, एसओपीज बना रखे हैं, तो हाई पॉसिबिलिटी है कि अगर लोग चले भी जाएं तो उनको रिप्लेस किया जा सकता है बाय दीज रेफरेंस मटेरियल्स ऑफ प्रोसेसेस ऑफ द रनिंग द सिस्टम। काफी सारे सॉफ्टवेयर्स भी आ गए हैं जो उसमें काफी हेल्प कर देते हैं। तो टेक्नोलॉजी और ऑटोमेशन ये सब आपको हेल्प करेगा, लेकिन प्रोसेसेस इतने स्ट्रांग बन जाने चाहिए कि अगर वो फाउंडर या फाउंडिंग टीम अगर उस सिस्टम में नहीं है तो वो रिलेवेंट रह पाएगा या नहीं रह पाएगा।
तो ये 7 P's के बेसिस के ऊपर मुझे लगता है कि जब भी आप अपने बिजनेस में अपने प्रोडक्ट और सर्विस के ऊपर काम कर रहे हैं और अपना एक रोड मैप बना रहे हैं, तो उस रोड मैप में ये 7 P's डालिए और उसके हिसाब से अपने रोड मैप को बनाइए। अगर आप में से किसी के कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस होंगे जो आपके प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेवेंट है, तो मैं उस पर और एलैबोरेट कुछ पर्सनल एग्जांपल के साथ में कर दूंगा कि हमने कभी उस तरीके की सिचुएशन या चैलेंज को फेस किया, तो उसको हम लोगों ने फिर किस तरीके से एड्रेस किया। प्रोडक्ट में इनोवेशन हमने कितना फास्ट किया, डेड इन्वेंट्री रह गई तो हमने उसको कैसे एड्रेस किया, राइट प्राइस हम लोगों ने कैसे आइडेंटिफाई की, यूनिट इकोनॉमिक्स कॉग्स वर्सेस सेल प्राइस को कैसे हम लोग बाइफरकेट करके समझ सकते हैं। मतलब यहाँ पे मैंने 7 P लिखे हैं, तो हर पी एक पूरा मास्टर क्लास है। तो अभी मैं ओवरव्यू के ऊपर ही बात कर रहा हूँ और मैं चाहूंगा कि लोग स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछें ताकि मैं कुछ अच्छे एग्जाम्पल के साथ में उसको और एलाबरेट कर पाऊँ। ऋषभ, सोफा ठीक चल रहा है या? सो गुड, एंड काफी सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं मेरे पास, बट अपन अपना थोड़ा सा पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं, देन प्रोबेबली इनमें से कुछ क्वेश्चन वही आंसर ही हो जाएंगे, देन विल हाँ, टेक वन ऑफ द क्वेश्चन। मतलब मैं अभी क्या इंडेक्स बता रहा हूँ केवल, और वो मैं इंडेक्स लोग के रेफरेंस के लिए रहे। उसके बाद में हम लोग जिस भी चीज के माइक्रो में जाना चाहते हैं, वी कैन ऑलवेज गो इनटू द माइक्रो ऑफ इट। परफेक्ट जनता, तो समझ लो 7 P's आपने लिख लिए हैं। हर एक में बहुत डीप घुसा जा सकता है, एंड डीप ना सिर्फ उसके ऊपर जनरली घुसा जा सकता है, बल्कि आपके प्रोडक्ट स्पेसिफिक भी डीप जाया जा सकता है। तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन लिखिए, डिटेल में लिखिए, सम ऑफ दोस क्वेश्चन विल आंसर इन सम टाइम। तो अब हम बात कर रहे हैं कि कंपोनेंट ऑफ कॉमर्स में क्या क्या चीजें आती हैं। मैंने इसको थोड़ा सा ज्यादा, सिंस वी आर ए डिजिटल फर्स्ट बिजनेस, तो मैंने डिजिटल फर्स्ट बिजनेस के तरीके से इन कंपोनेंट को लिखा है, क्योंकि अगर मैं रिटेल और मॉडर्न ट्रेड या B2B में भी जाऊंगा तो इसके अंदर हो सकता है 15 और एलिमेंट ऐड हो जाएंगे। तो अभी स्पेसिफिक टू मैंने डिजिटल कॉमर्स के हिसाब से कंपोनेंट्स लिखे हैं कि जब हम लोग अपने प्रोडक्ट को पोजीशन कर रहे हैं किसी भी ई कॉमर्स पे या क्विक कॉमर्स में, तो क्या क्या चीजें हैं जिनको हमारे को फैक्टर इन करना पड़ेगा। और जब तक ये सारी चीजें एक तरीके से फैक्टर नहीं होगी, देर आर हाई चांसेस कि कोई ना कोई एक चीज फट रही होगी और उसकी वजह से बिजनेस ब्लीड करेगा। तो बिजनेस ब्लीड करे। ये मैं आपको एक सेकंड के लिए रोकना चाहूंगा। आई नो ये बहुत अब कॉमन हो गया, सबको लगभग पता होगा, फिर भी अपन एक बार बता सकते हैं। रिटेल, मॉडर्न ट्रेड, जनरल ट्रेड, D2, मतलब सारे कौन कौन से 5-6 मेन तरीके होते हैं प्रोडक्ट बेचने के, वो उनका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन। ओके, तो अ, मुझे लगता है टर्मिनोलॉजी इवॉल्व होती गई है और नए नए तरीके बन रहे हैं, और भी नए तरीके बनने वाले जिनके बारे में हम नहीं जानते। अगर हम लोग कंज्यूमर बिजनेस के हिसाब से देखें और हिस्ट्री के हिसाब से देखें, तो आज के 50 साल पहले जनरल ट्रेड चलता होगा, जिसके अंदर शॉप के ऊपर बिक एंड मोटर वाला सिस्टम होता था, जहाँ पे सामान होते थे, आप शॉप पे जाते थे, वहां पे आप सामान खरीदते थे, खरीद के लेके आते थे। फिर फिर एक मॉडर्न ट्रेड का दौर आया जिसको हमने सुपर स्टोर्स को बोला, कि एक सिंगल जगह पे मेरे को बहुत सारे सामान मिलने लग गए, लाइफस्टाइल भी मिल गया, जूते चप्पल मिल गए, भाजी मिल गई, बिग बाजार हो गया, रिलायंस हो गया। तो ये मॉडर्न ट्रेड जैसा सिस्टम बना जिसके अंदर हमारे को थोड़ा सा तरीके से प्रॉपर प्रोडक्ट के डिटेल के साथ में, एक अच्छे लुक एंड फील के साथ में, एक अच्छे एक्सपीरियंस के साथ में, एक सिंगल जगह के ऊपर प्रोडक्ट्स मिलने लगे। शॉपर स्टॉप हो गया। अब इसके बाद हम सोचे ई कॉमर्स है, तो ई कॉमर्स शायद लगभग आज के 15 से 20 साल पहले आया था, लगभग 2010 के आसपास में ई कॉमर्स के ऊपर काम होने लग गया था तरीके से। मतलब अमेजोन, आई थिंक अमेजोन केम इन 2014, फ्लिपकार्ट स्टार्टेड अराउंड 2010, दैट्स व्हाट आई रिमेंबर। तो ई कॉमर्स करके एक नई चीज आई, इसने दो तरीके की चीजें लोगों के लिए सॉल्व करी, कि भाई अगर एक छोटा ब्रांड है या एक बिजनेस है जो एक सिंगल जगह पे रख के सामान बेचना चाहता है, तो ई कॉमर्स ने वो प्रॉब्लम सॉल्व करी। क्योंकि जो जनरल ट्रेड है उसके अंदर बहुत लंबा स्टेप होता है, कि कोई आपका सुपर स्टॉकिस्ट होगा जो आपसे बड़ा सामान खरीदेगा, वो आपको कैश देगा, फिर उसके बाद में आपके डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे, फिर उसके बाद में आपके होलसेलर्स होंगे, फिर डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे, फिर रिटेलर्स होंगे। तो मार्जिन क्या बहुत थिन हो जाता था। आइडली सामान आपका मान लीजिए 10 से 20 रुपए का बन रहा है, लेकिन वो कस्टमर के हाथ के अंदर 100 रुपए में पहुंच रहा है, और लगभग 50 के आसपास परसेंट जो है वो आपके ये पूरे के पूरे फ्रॉम फैक्ट्री टू कस्टमर के बीच में खत्म हो जाता था। मॉडर्न ट्रेड के अंदर हुआ कि चलो एक सिंगल जगह के ऊपर ही जने से मैंने डील कर लिया, मैंने बिग बाजार से डील कर लिया, तो एक जगह पे हो गया। लेकिन बिग बाजार या फिर जो मॉडर्न ट्रेड रन करते थे, उन्होंने भी अपना कम से कम भी 40% मार्जिन बीच में रखना स्टार्ट किया। तो फिर 40% मार्जिन जब इन लोगों के पास में जाने लगा, तो कभी कभी ऐसा भी होने लगा कि प्रोडक्ट डिस्टिंग्विश नहीं हो पा रहे थे। जिससे मुझे ज्यादा मार्जिन मिल रहा था, मैंने बस उन्हीं प्रोडक्ट्स को आगे पोजीशन कर दिया, या फिर
मॉडर्न ट्रेड में ब्रांड्स जो मार्केट प्लेस रन कर रहे थे उन्होंने भी अपने ब्रांड्स बनाने स्टार्ट करे। तो फिर बिजनेसेस को लगा कि और क्या नया पॉसिबल है, तो फिर ई कॉमर्स का कॉन्सेप्ट आया कि एक ब्रांड या एक बिजनेस अपने प्रोडक्ट को एक जगह रख के मल्टीपल लोकेशंस के ऊपर क्या बेच सकता है। तो इन्वेंट्री का प्रॉब्लम काफी हद तक सॉल्व हुआ उससे। ई कॉमर्स ने लगभग 10-12 साल काफी अच्छा काम किया, और कोविड आने के बाद में ई कॉमर्स काफी हद तक डिस्ट्रॉय हो गया। डिस्ट्रॉय वर्ड इसलिए यूज करना पड़ रहा है क्योंकि जिस प्रिंसिपल के ऊपर ई कॉमर्स बना था वो प्रिंसिपल ही खत्म हो गया, क्योंकि कन्वीनियंस बिकम हायर देन द ईज ऑफ प्लेसिंग द प्रोडक्ट फ्रॉम द सेलर स्टैंड पॉइंट। सेलर्स के लिए ई कॉमर्स फंक्शनल रहा, फायदेमंद रहा, क्योंकि एक सिंगल जगह पे वेयर हाउस रख के वो ने 50 मार्केट प्लेसेस के ऊपर 50 वेबसाइट्स पे मैंने प्रोडक्ट बेचना स्टार्ट किया। बट जब कोविड आ गया और कन्वीनियंस सबसे बड़ी आ गई कि भाई मेरा माइंडसेट ही अब ऐसा बन गया है कि भाई मैंने अभी सोचा है तो मुझे जितना जल्दी उतना जल्दी प्रोडक्ट चाहिए, तो इसका पूरा एडवर्स इफेक्ट पड़ा सेलर साइड के ऊपर कि भाई सेलर को मार्केट प्लेसेस के वेयरहाउस में सामान भेजना पड़ेगा। जितनी सारी जगह मैं सामान भेजूंगा उतनी जल्दी वो लोगों के लिए एक्सेसिबल होगा, वो प्राइम में भी आएगा या फ्लिपकार्ट फर्स्ट में आएगा, और कस्टमर को 24 घंटे में 2 दिन में, अब तो फिर क्विक कॉमर्स और बाद में आ गया, लेकिन जल्दी लोगों को सामान चाहिए, ये लोगों का प्रेफरेंस हो गया। क्विक कॉमर्स की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि लोगों ने बिल्कुल माइंडसेट बना लिया कि मैं अभी सोच रहा हूं तो मुझे अभी चाहिए। द होल यूनिट इकोनॉमिक्स चेंज, और उसने ई कॉमर्स को काफी हद तक कम कर दिया है। लास्ट ईयर ब्लिंकिट का जो नंबर था, राखियां ब्लिंकिट के ऊपर लास्ट ईयर के अंदर 1 मिनट में 700 यूनिट बिकी है। ये डेटा एग्जिस्ट ही नहीं करता था उससे पहले वाले साल। तो क्विक कॉमर्स केम इनटू द पिक्चर। इसके बाद की एक स्लाइड है जिसमें मैं कस्टमर का प्रेफरेंस बताऊंगा कि कस्टमर के लिए क्या क्या चीजें फैक्टर इन करती है, और बेसिस ऑन द मार्केट प्लेस उसका प्रपोर्शन अलग अलग होगा, लेकिन वो सारी चीजें जो कस्टमर के स्टैंड पॉइंट पे मैटर करती है। तो दिस इज अ होलिस्टिक आइडिया विच इज प्राइमरीली अ डिस्कशन ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन साइड, मॉडर्न ट्रेड, जनरल ट्रेड, ई कॉमर्स, क्विक कॉमर्स, और आज के एक सेशन में जिस पे मैं ज्यादा एम्फेसिस करूंगा वो है डिजिटल कॉमर्स और ओमनी चैनल। इस पे हम लोग कुछ बाद वाली स्लाइड्स में ज्यादा बात करेंगे फ्यूचर ऑफ D2C के अराउंड, कि फ्यूचर ऑफ D2C किस चीज के बारे में होगा। तो ये 9 पॉइंट हैं जो मुझे लगता है कि लोगों को फैक्टर इन करने चाहिए जब भी वो अपने डिजिटल कॉमर्स को प्लान कर रहे हैं। आपका प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के अंदर उसका डिजाइन, उसका मैन्युफैक्चरिंग और उसका सोर्सिंग आ जाता है। फिर उसकी ब्रांडिंग और पैकेजिंग क्या होगा, क्योंकि पैकेजिंग की 1000 गाइडलाइंस हैं जो आपको समझनी पड़ेगी, चाहे वो फसाई के लाइसेंसेस हो, चाहे वो वॉल्यूमेट्रिक वेट हो, चाहे वो ब्रांड गाइडलाइंस हो, मेट्रोलॉजी एक्ट हो, जिसके अंदर ब्रांडिंग एंड पैकेजिंग ऑफ द प्रोडक्ट किस तरीके से होती है। अगेन इस पे एक पूरी मास्टर क्लास ली जा सकती है। कैटलॉगिंग एंड लिस्टिंग, प्रोडक्ट किस तरीके से दिखाया जाना चाहिए, व्हाइट स्पेस क्या होता है, ब्लैक स्पेस क्या होता है, पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है, उसको किस तरीके से एक्सपीरियंशियल बनाया जा सकता है, क्या एलिमेंट्स आने चाहिए, क्या एलिमेंट्स नहीं आने चाहिए, लाइट कैसी होनी चाहिए। कैटलॉगिंग और देन लिस्टिंग, कि जब प्रोडक्ट का टाइटल हम बात करते हैं, प्रोडक्ट का डायमेंशन पे हम बात करते हैं, उसके वॉल्यूम के ऊपर हम बात करते हैं, हम कीवर्ड्स पे बात करते हैं, क्योंकि जो पूरी डिस्कवरी ई कॉमर्स के अंदर या क्विक कॉमर्स में हो रही है वो कीवर्ड्स के बेसिस के ऊपर हो रही है। तो उसके लिए जब आप उसकी लिस्टिंग कर रहे हैं तो काफी सारी चीजें हैं जिनका ध्यान रखना जरूरी है। देर आर एन नंबर ऑफ केसेस जिसमें लिस्टिंग को इम्प्रूव करके जो प्रोडक्ट 10 यूनिट पर डे बिक रहा था वो 100 यूनिट पर डे तक पहुंच गया, क्योंकि जो क्रॉलर्स हैं, जो बॉट्स हैं मार्केट प्लेसेस के ऊपर, जो सर्च को सपोर्ट करते हैं, जो एल्गोरिथम्स हैं, वो उनकी नजर में आने लग गए। देन एडवर्टाइजिंग एंड परफॉर्मेंस मार्केटिंग। एडवर्टाइजिंग एंड परफॉर्मेंस मार्केटिंग हर मार्केट प्लेस पे अपने तरीके से चलती है। अमेजोन की अलग है, मिंत्रा की अलग है, फ्लिपकार्ट की अलग है। अमेजोन एडवर्टाइजिंग ये एक पूरी मास्टर क्लास बनती है। फिर आप अगर अपनी वेबसाइट से सेल करना चाहते हैं तो मेटा, गूगल एड्स, ये सारे परफॉर्मेंस मार्केटिंग के अराउंड आ गए हैं। और इसके अलावा ऑर्गेनिक मार्केटिंग में हम जाएंगे तो फिर उसमें एसईओ आ जाएगा, लिंकिंग आ जाएगा, एफिलिएटेड मार्केटिंग आ जाएगा, पीआर आ जाएगा। There is a lot in terms of specifically in terms of marketing. Then data analytics. डिजिटल बिजनेस का सबसे बड़ा नुकसान और सबसे बड़ा फायदा है कि इट इज अ डेटा ड्रिवन बिजनेस। ऑल्दो ऑल द बिजनेसेस आर डेटा ड्रिवन, बट जनरल ट्रेड और मॉडर्न ट्रेड में और भी चीजें फैक्टर इन होती है, रिलेशनशिप और लाइजनिंग भी मैटर करती है। बट ई कॉमर्स या डिजिटल कॉमर्स में डेटा इज द किंग।
डेटा के बेसिस पे कस्टमर के साइकोलॉजिकल एनालिसिस को करके क्या टाइम पे, कितनी बजे, क्या डेमोग्राफी में से लोग किस तरीके के कीवर्ड्स को सर्च करते हैं, इस चीज के ऊपर लोगों ने अपने बिजनेसेस बनाए। इन्वेंट्री एंड वेयर हाउसिंग बहुत ज्यादा क्रिटिकल स्पेस है ये। जो लोग ये सोचते हैं कि भाई मेरे को मेरे प्रोडक्ट का सेल प्राइस तो ठीक मिल गया है, लेकिन जब आप देखेंगे इन्वेंट्री और वेयर हाउसिंग के नाम पे काफी पैसा आपका कट के जब आपको मिलेगा, तब आपको लगेगा कि पीएनएल लेवल के ऊपर मैंने पैसा बनाया या नहीं बनाया मुझे पता ही नहीं है। तो यहाँ पे लास्ट 9 पॉइंट पे भी मैं आऊंगा रिकंसिलेशन के ऊपर। बट इन्वेंट्री एंड वेयर हाउसिंग को समझना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब कस्टमर का नीड ये हो गया है कि उसको प्रोडक्ट्स बहुत ही फास्ट टाइम के अंदर चाहिए, तो बहुत सारा इन्वेंट्री को बहुत सारी लोकेशंस के ऊपर डालना नेसेसिटी बन गया है। आप अगर अपने ब्रांड के नाम पे भी करना चाहते हो तो 3PL वर्क करता है, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक सर्विसेज प्लस थर्ड पार्टी वेयर हाउसिंग सर्विसेज। अगर आप मार्केट प्लेसेस के साथ में काम करेंगे तो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, इनके अपने वेयर हाउसेज हैं जहाँ पे आपको प्रोडक्ट्स भेजने पड़ेंगे। उसके भी यूनिट इकोनॉमिक्स को समझना, कितना वॉल्यूमेट्रिक स्पेस आप ले रहे हैं, पर डे बेसिस पे उसका कितना चार्ज होगा। क्विक कॉमर्स में आइडियली देखा जाए तो 1 से 1.5 रुपए पर प्रोडक्ट का वेयर हाउसिंग कॉस्ट है। अगर आपका मान लीजिए 10,000 यूनिट है और वो 10,000 यूनिट आपके 1 महीने तक डेड रह गए या मूव नहीं हुए, आप इमेजिन करिए कि कितना पैसा आपको आपकी पॉकेट से देना पड़ेगा। तो नोइंग दैट, प्लानिंग दैट इन्वेंट्री एंड प्लेसिंग इट ऑन द रेस्पेक्टिव वेयर हाउसेस, identifying the aging of the product with respect to that is so important, so that you don't bleed by ignorance. Then order process and logistic, ऑर्डर्स को प्रोसेस करने के लिए भी काफी सारे सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं और इतने सारे नए नए तरीके के मार्केट प्लेसेस बनते जा रहे हैं, तो उन सबको सिंगल लेवल पे इंटीग्रेट करना काफी जरूरी हो जाता है। हम लोगों ने अपना कस्टम सॉफ्टवेयर बना रखा है, बट मोस्टली लोग जैसे यूनिकॉमर्स यूज करते हैं तो उसमें काफी अच्छा इंटीग्रेशन पॉसिबल है। उसमें लॉजिस्टिक पार्टनर्स को भी आप साथ में इंटीग्रेट कर सकते हैं। लॉजिस्टिक पार्टनर्स के साथ में प्राइसिंग को समझना, वॉल्यूमेट्रिक वेट को समझना। देर आर एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल की लॉजिस्टिक के अंदर भी काफी लोगों ने ब्लीड किया है, क्योंकि जो डायमेंशन आपका वॉल्यूमेट्रिक वेट के हिसाब से होता है, बिकॉज ऑफ सम इग्नोरेंस आपने उसको थोड़ा सा ज्यादा कर दिया। तो आपका आधा किलो का प्रोडक्ट जिसपे आपने 80 रुपए यूनिट इकोनॉमिक्स में डाला होगा, वो 1 किलो में चला जाएगा और 120 रुपए उसका आपका लॉजिस्टिक कॉस्ट ऐड हो जाएगा। तो वहां पे भी आदमी इग्नोरेंस की वजह से 40 रुपए पर प्रोडक्ट ब्लीड करता है, मल्टीप्लाइड बाय 10,000 यूनिट और मे बी वॉट एवर यूनिट यू कैन इमेजिन इन अ मंथ। कस्टमर सपोर्ट, कस्टमर सपोर्ट मार्केट प्लेस अपने तरीके से ऑफर करते हैं और ब्रांड साइड्स अपने या सेलर साइड अपने तरीके से ऑफर करते हैं। काफी सारा चैट, ऑटोमेशन, बॉट्स आ गए हैं, बट कस्टमर सपोर्ट अगर आपका बिजनेस को डबल कर सकता है, ट्रिपल कर सकता है, रिपीट कर सकता है, तो आइडेंटिफाइंग कस्टमर सपोर्ट किस तरीके से रन करना है, उसके लिए रिव्यू रेटिंग्स को बहुत ही क्लोजली मॉनिटर करना जरूरी है। कोई भी जना जो अपनी क्वेरी को रेज कर रहा है उसको कितना फास्ट रिजॉल्व कर सकते हैं, कैसे उसको कस्टमर से कंज्यूमर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इट्स अ आर्ट ऑफ ह्यूमन रिलेशंस एंड इमोशंस। एम्पैथी के साथ में रैशनली उस पर काम करना, एक प्रॉपर एसओपी को फॉलो करना और बहुत फास्ट रिस्पॉन्ड करना। क्योंकि अगर आपने कस्टमर को टाइम पे रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो जितना पैसा 40% एडवर्टाइजिंग में लगा के आप उसको लाए हैं, आप उसको कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। इट्स अ गॉन केस। देन अकाउंटिंग एंड रिकंसिलेशन, मतलब ये जो स्पेस है इसमें 90% बिजनेसेस लैक करते हैं कि उनको एक्चुअल में अपना पीएनएल समझ में ही नहीं आता है। तो एक अच्छा खासा अमाउंट आपको अकाउंट्स पे खर्च करना चाहिए, रेको पे खर्च करना चाहिए। देर आर प्रोफेशनल्स ऑल्सो जो आपका 1 रुपए पर ऑर्डर के ऊपर रेको करके भी देते हैं, 1-1.5 रुपए पर ऑर्डर पे रेको करके दे देते हैं वो। तो अगर आप इन हाउस नहीं हायर कर सकते हैं तो किसी इंडिपेंडेंट लोग को हायर करिए, ताकि रेको हो आपके प्रोडक्ट का और आपको मंथली लेवल के ऊपर पीएनएल समझ में आए कि भैया किस जगह पे मेरा प्रोडक्ट ब्लीड कर रहा है और क्यों ब्लीड कर रहा है। पे आउट और माई एक्सपेक्टेड पे आउट के बीच का जो गैप है वो इतना क्यों है। आई होप लाइक अब सारी चीजें तो मैं कैसे समझा पाऊंगा, बट ये 9 फैक्टर्स आप लिख के रख लीजिए और हर एक फैक्टर को आप फैक्टर इन करिए जब भी आप अपने बिजनेस को किसी भी तरीके से पोजीशन करना चाह रहे हैं डिजिटल कॉमर्स के अंदर। स्क्रीनशॉट ले लो जनता, इस स्क्रीन का बहुत इंपॉर्टेंट है। Now there are 9 key decision factors from the lens of the customer.
जो पेस ऑफ द कॉन्वर्सेशन है वो ठीक लग रहा है या फिर ऐसा लग रहा है कि बहुत स्पीड में बात कर रहा हूँ? नहीं नहीं, सही है अपन, बिकॉज दिस इज काइंड ऑफ एन इंट्रोडक्शन टू ईच पॉइंट एंड इनको सबको भी एक फ्लो मिल रहा है, डिटेल में हम जा नहीं रहे हर एक में, तो मस्त मजा आ रहा है। मैंने लिख ठीक। ली, मैंने भी काफी क्वेश्चन लिख लिए। तो 9 फैक्टर्स हैं जो कस्टमर के लिए डिसाइडिंग फैक्टर्स बनते हैं बिफोर दे मेक देयर परचेज। ये अभी तक मैं कंज्यूमर के लिए नहीं मतलब मैं कस्टमर टू कंज्यूमर वाली जर्नी की तरफ ही बता रहा हूँ, मैं एडवोकेट की तरफ अभी नहीं जा रहा हूँ क्योंकि वो एक बिल्कुल अलग सेशन है। रिपीट कैसे लेके आए, विल टॉक अबाउट दैट इन सम सेपरेट टाइम। बट ये 9 चीजें आप लोग एक बार देख लीजिए कि जब भी आप अपने प्रोडक्ट को या अपने सर्विस को किसी जगह पे पोजीशन कर रहे हैं, तो कस्टमर को क्या चीजें हैं जो आपको चेकलिस्ट में डाल के तरीके से देनी पड़ेगी जो उसका डिसीजन मेकिंग बनेगा बिफोर दे डिसाइड टू परचेज योर प्रोडक्ट और नॉट। सबसे पहली चीज कि उसका नीड क्या है, क्या जो आप प्रोडक्ट और सर्विस दे रहे हैं वो उसकी नीड या उसकी इम्पल्स कैटेगरी में आता है। दोनों बिल्कुल अलग बिजनेस मॉडल है। जो नीड बेस्ड बिजनेस है वो कमोडिटी प्रोडक्ट की तरीके से काम करते हैं जो नेसेसिटी की तरफ जाते हैं। इम्पल्स पेड प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो लग्जरी की तरफ जाते हैं, वो इमोशन की तरफ जाते हैं, वो फोमो की तरफ जाते हैं कि मुझे देखा और लगा कि यार मेरे को ये खरीदना है। तो दोनों तरीके के प्रोडक्ट का जो साइकिल है वो अलग तरीके से काम करता है। प्राइस लोगों के लिए हमेशा डिसाइडिंग फैक्टर है कि वो प्रोडक्ट उनको किस प्राइस में बैठ रहा है। उनको दिमाग के अंदर वो प्राइस वैल्यू फॉर मनी लग रही है, नहीं लग रही है, या फिर उनको लग रहा है कि ये प्राइस ही है, या फिर उनको लग रहा है कि ये जस्टिफाइड है। और क्या वो प्राइस पॉइंट बनता है जहां पे मैक्सिमम लोग कन्वर्ट हो जाते हैं। तो मोस्टली बिजनेसेस 3 तरीके के प्रोडक्ट्स रखते हैं। एक जिसको इंट्रोडक्टरी प्रोडक्ट कहा जाता है, जिसमें बिजनेसेस कभी पैसा नहीं बनाते हैं, वो पार्ले जी ऑफ बिजनेस होता है। जो दूसरा स्पेस है जिसको हम वैल्यू फॉर मनी बोलते हैं, उसमें कस्टमर भी हैप्पी है, क्वालिटी प्रोडक्ट भी मिल रहा है, मास उसको लेवल पे लेके जाया जा सकता है, और वहां पे दोनों चीजें जस्टिफाई हो जाती हैं। क्वालिटी प्रोडक्ट भी मिल गया और एट द सेम टाइम वैल्यू फॉर मनी भी लगा। और तीसरा पार्ट है जिसको हम लोग एक्चुअली एक्सक्लूसिविटी की तरफ लेके जाते हैं, विच इज अ वेरी नीश प्रोडक्ट फॉर नीश मार्केट। only specific set of people need those sort of product and they are willing to pay premium for that. Personalization, customization is part of that. तो ये 3 लेवल के ऊपर प्राइसिंग मैटर करती है, और ये प्राइसिंग 3 अलग तरीके के कस्टमर्स को टारगेट करके बनाई जाती है। मास की तरफ जब भी ये बात करेंगे उसमें बहुत ज्यादा पैसा नहीं बनेगा, लेकिन सेकंड वाला जो है वहां पे थोड़ा पैसा भी बन जाएगा, ब्रांड भी बन जाएगा। थर्ड वाले के अंदर एक्सक्लूसिविटी बहुत ज्यादा मैटर करेगी क्योंकि वो चीज शायद केवल आप ही ऑफर कर सकते हैं। तो बिजनेसेस ये भी डिसाइड कर सकती है हम तीनों में से किस प्राइस रेंज पे काम करना चाहते हैं। कोई लग्जरी ब्रांड बनाना चाहता है तो प्राइस ओनली बिकम द फैक्टर टू मेक इट लग्जरी। रिव्यूज एंड रेटिंग सबसे असेंशियल एंड इंपॉर्टेंट चीज हो गई है। यू रियली नीड टू कीप अ हॉक आई इन टर्म्स ऑफ योर हेल्थ ऑफ द अकाउंट, क्योंकि रिव्यूज और रेटिंग के बेसिस पे ही आपकी ऑर्गेनिक हेल्थ बिल्डअप होगी और रिपीट बिल्ड होगा। और मार्केट प्लेसेस से आपको अगर कोई प्रिविलेजेस मिलेंगे तो भी तभी मिलेंगे जब आपके प्रोडक्ट्स का ऑर्गेनिक हेल्थ काफी ज्यादा अच्छा है। एक्सक्लूसिविटी के लेवल के ओर हम लोग देखें कि क्या जो भी हम अपने कस्टमर को ऑफर कर रहे हैं हम अपने कॉम्पिटिटर के कंपैरिजन में कुछ वैल्यू एडिशन दे सकते हैं, कुछ एक्सक्लूसिविटी दे सकते हैं, कुछ पर्सनलाइजेशन दे सकते हैं। जयपुर में एक कैफे है, टपरी नाम है उसका। तो टपरी के अंदर आप जब भी जाएंगे तो वहां पे आप बैठेंगे और आपको एक प्लेट में खाखरा ला के दे देते हैं, सम 3-4 स्लाइस ऑफ खाखरा। आप वहां पे कुछ ऑर्डर करें या ना करें, बट एक इंट्रोडक्टरी लेवल के ऊपर फ्री में कोई भी चीज आपको ऑलरेडी दे दी गई है। आप सोचिए कि कस्टमर का साइकी कैसे होगा। आपने कुछ नहीं लिया, जो आजकल हम लोग ये फ्री कॉमर्स की जो हम बात करते हैं, प्रमोशनल कॉमर्स की जो हम बात करते हैं, तो ये काफी लोगों के लिए डिस्कवरी में हेल्प कर देता है कि जस्ट ऐड समथिंग और गिव समथिंग टू द पीपल, जिससे वो एटलीस्ट आपके पास में तो आए, और देन वी कैन एक्चुअली ट्राई टू एलिवेट बाय अप सेलिंग। तो ये फ्री 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 का गेम बहुत मैटर करता है। बट अगर फ्री की जगह आप फ्री नहीं करना चाहते तो वैल्यू एडिशन के ऊपर बात कर सकते हैं। काफी सारे लोग स्ट्रगल करते हैं कि भाई हमारे प्रोडक्ट्स के अंदर एसओआर बहुत आता है। उसका रीजन है कि भाई कस्टमर ने प्रोडक्ट ऑर्डर किया लेकिन उसने रिसीव नहीं किया या रिसीव करके रिटर्न कर दिया। बट अगर आपने उसमें एक पर्सनलाइजेशन फैक्टर ऐड कर दिया तो उसके रिटर्न के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। हम लोग अपनी वेबसाइट के ऊपर एसओआर पे काम ही नहीं करते हैं, मतलब सॉरी, कैश ऑन डिलीवरी पे हम काम ही नहीं करते हैं, क्योंकि हमारी वेबसाइट पे हमारा फोकस क्लियर है कि हम वहाँ पे पर्सनलाइजेशन को ज़्यादा पुश करना चाहते हैं।
तो उससे हमारा रिटर्न लेस देन 2% हो जाता है. तो इट्स जस्ट वन ऑफ द स्टोरी, मे नॉट बी रिलेवेंट विथ एवरी बिजनेस. डील्स, वैल्यू फॉर मनी, पेमेंट ऑप्शंस कितने मिल रहे हैं सामने वाले को. कैश ऑन डिलीवरी इंडिया की नीड के हिसाब से स्टार्ट हुआ, लेकिन कैश ऑन डिलीवरी ने मेरे हिसाब से बिजनेसेस का बैकबोन तोड़ दिया. मतलब नेट 20% ब्लीड है बिजनेसेस का जस्ट बिकॉज कैश ऑन डिलीवरी. जो मैं नंबर आपको बता रहा हूं, इमेजिन इट, आई एम टॉकिंग अबाउट द एंटायर कॉमर्स, डिजिटल कॉमर्स एटलीस्ट. 20% bleed of the business just because of returns. And that return is primarily because there are customer return, there are marketplace returns, there are courier returns. और कैश ऑन डिलीवरी में तो सबसे ज्यादा रिटर्न्स होते हैं. बट बिजनेस की नीड के हिसाब से देखना पड़ेगा कि लोगों को कैश ऑन डिलीवरी रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए. बट ब्लीड को फैक्टर इन करना बहुत जरूरी कि क्या कैश ऑन डिलीवरी रखने से मेरे रिटर्न्स ज्यादा आ रहे हैं और उस रिटर्न की वजह से पीएनएल लेवल के ऊपर मैं ज्यादा ब्लीड कर रहा हूँ. देन डिलीवरी टाइम, जो आपका बेटर हाफ है इस पूरे बिजनेस में, वो आपका लॉजिस्टिक पार्टनर ही है. आप बढ़िया से बढ़िया चीजें कर ले, लेकिन वो प्रोडक्ट तरीके से बिना डिस्ट्रॉय हुए टाइम पे अगर कस्टमर को नहीं मिला, कौन केस है वो. तो आइडेंटिफाइंग राइट लॉजिस्टिक पार्टनर, नेगोशिएटिंग विद द राइट टर्म, मेंटेनिंग ऑर्डर बाय ऑर्डर रिपोर्ट्स बनाना पड़ेगा. तब जाके आपको समझ में आएगा कि कस्टमर ने अगर डिलीवरी टाइम की वजह से या लॉजिस्टिक पार्टनर की वजह से कुछ भी बैक लिया है, तो वो लॉजिस्टिक पार्टनर के साथ में चैलेंज जाता है. क्योंकि बीच में काफी सारी कंपनीज लॉजिस्टिक पार्टनर ऐसा करने लग गई थी कि वो कस्टमर को डिलीवरी नहीं कर रही थी. सामान उन्होंने ले लिया, बोला कि हमने अटेम्प्ट किया डिलीवर करने का, कस्टमर ने फोन नहीं उठाया और वो प्रोडक्ट वो वापस उन्होंने रिवर्स कर दिया. क्योंकि तो सेलर है, उसको तो दोनों साइड का पे कर, जाने का और वापस आने का. तो बिना काम किए पैसा बन रहा था लॉजिस्टिक कंपनीज को. तो अब काफी हद तक वो रेगुलेट हुआ है, क्योंकि जब रिटर्न्स इतने ज्यादा बढ़ गए तो ये समझ में आया कि हर बार कस्टमर की गलती नहीं है, काफी बार गलती लॉजिस्टिक पार्टनर्स की भी निकल के आई है. असिस्टेंस एंड नज, तो आपको ये देखना पड़ेगा, ये कस्टमर सपोर्ट का ही पार्ट है, ये टेक्नोलॉजी का भी पार्ट है कि कैसे जो ब्लिंकिट और जेप्टो के नोटिफिकेशंस आते हैं वो आपको नज करते हैं किसी चीज को खरीदने के लिए, या आपने आपके एक बिहेवियरल लेवल के ऊपर आपने कुछ चीजें खरीद ली, उसके बेसिस पे आपको वापस नज किया जाता है उसी से सिमिलर प्रोफाइल के प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए. तो टेक्नोलॉजी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन टर्म्स ऑफ सपोर्ट एंड असिस्टेंस, चाहे वो प्री हो, ड्यूरिंग हो या पोस्ट हो. तो ये 9 फैक्टर्स हैं जो मुझे लगता है कस्टमर के लिए डिसीजन मेकर्स होते हैं. और जब भी आप अपने प्रोडक्ट या पोजीशनिंग को प्लान कर रहे हैं किसी भी पार्टनर के साथ में, चाहे वो क्विक कॉमर्स और ई कॉमर्स हो, ये 9 मैट्रिक्स आपको डालनी पड़ेगी, जब जाके आपको एक्चुअल में समझ में आएगा कि आपका पीएमएफ सही से हुआ है या नहीं हुआ है, प्रोडक्ट मार्केट फिट. तो दैट वाज द होलिस्टिक आइडिया अबाउट द पिलर्स ऑफ द D2C इकोसिस्टम. मैंने 3 चीजें बताई है उसमें. पहली चीज है कि कौन से फैक्टर्स हैं जो ब्रांड को बिल्ड करते हैं, 7 P's. फिर मैंने आपको 9 फैक्टर्स बताए हैं जो बिजनेस के हिसाब से होते हैं, और फिर 9 फैक्टर्स बताए हैं जो कस्टमर के हिसाब से होते हैं. तो दिस इज अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ अ D2C बिजनेस. नाउ लेट्स टॉक अबाउट फ्यूचर ऑफ D2C बिजनेस. देयर आर जस्ट वन सिंगल स्लाइड. तो मैंने लगभग 5 से 6 चीजों को आइडेंटिफाई किया है जो प्रोएक्टिव लेवल के ऊपर मुझे लगता है जो D2C स्पेस में एंटर करना चाहते हैं उनको सीखनी चाहिए, समझनी चाहिए और अडॉप्ट करना चाहिए. इनको आप अडॉप्ट करेंगे तो अर्ली मूवर एडवांटेज आपको मिलेगा, और डेफिनेटली इनिशियल मार्केट के अंदर आपको पोजीशनिंग बेटर मिलेगी. Digital will be the focus. The future is not just e-commerce or quick commerce, modern trade or general trade, online or offline. It's O2O. O2O को सिंप्लीफाई किया जाता है ऑनलाइन टू ऑफलाइन, ऑफलाइन टू ऑनलाइन. मैं डिस्कवर ऑफलाइन कर सकता हूँ और बाय ऑनलाइन कर सकता हूँ. मैं डिस्कवर ऑफलाइन ऑनलाइन कर सकता हूँ और बाय ऑफलाइन कर सकता हूँ. तो जो भी ब्रांड या बिजनेसेस एक इनफाइनाइट लूप बनाते हैं कस्टमर के अराउंड, तब वो कस्टमर को कंज्यूमर और कंज्यूमर को एक एडवोकेट में कन्वर्ट कर पाते हैं. Digital is the future for every business, whether we like it or not. Both world will coexist. ना e-commerce और quick commerce खत्म होगा, ना modern trade और general trade खत्म होगा. बट जो दोनों को ब्रिज करेगा वो O2O कॉमर्स या डिजिटल कॉमर्स बिल्ड करेगा. डिजिटल में सबसे बड़ा जो रोल है वो टेक्नोलॉजी का है. सेकेंड है लास्ट माइल डिलीवरी विल बी क्रिटिकल. कस्टमर का माइंडसेट ही बन गया है कि मैंने अभी सोचा और मुझे अभी चीजें चाहिए. तो लास्ट माइल डिलीवरी and making sure that product reaches on time
बहुत ज्यादा इन्वेंट्री हैवी बिजनेसेस बनने लग चाहेंगे, मतलब हम चाहे ना चाहें बट इन्वेंट्री हैवी बिजनेसेस बनेंगे अब। जो ई कॉमर्स का फायदा था वो खत्म हो चुका है, क्विक कॉमर्स ने तो बिल्कुल खत्म कर दिया है। अब तो वो मार्केट प्लेस की फीस के नाम पे आपसे 20% चार्ज कर रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे 10% तो लॉजिस्टिक या वेयर हाउसिंग के नाम पे अलग से चार्ज कर रहे हैं। कुरियर के चार्जेस या लॉजिस्टिक के चार्जेस हैं वो तो हैं, लेकिन बैठे बैठे ही बस वो प्रोडक्ट आपने कहीं पे रखा है उसका पर डे बेसिस पे आपको पैसा देना पड़ रहा है। ऑनलाइन शॉपिंग टू गो डीपर, क्योंकि लोगों को ईज ऑफ कन्वीनियंस चाहिए, बट उस ईज ऑफ कन्वीनियंस के साथ में हाइपर पर्सनलाइजेशन विल बिकम द डिसीजन मेकिंग फॉर पीपल ऑन द ई कॉमर्स और डिजिटल कॉमर्स। बॉट्स आ जाएंगे, आ चुके हैं, जो आपके बिहेवियर के बेसिस पे आपको ऑनलाइन शॉपिंग के लिए असिस्ट करेंगे। इट्स जस्ट लाइक अ सेल्समैन हु इज एक्चुअली देयर इन द शॉप, और हु कैन बी एज रियल एज अ रियल शॉप सेल्समैन और अ शॉपकीपर, जिसके साथ आप इंटरेक्ट कर पाएंगे। घर के लिए टीवी लेना है, घर का साइज ये है, इस तरीके का जगह है, तो कौन सा टीवी रिकमेंड करेंगे आप, ये सब कुछ आपका ऑटोमेटेड बॉट्स के जरिए हो जाएगा। मैं और निवेदन कल यही एक ऐसा कुछ आइडिया डिस्कस कर रहे थे कि जैसे ऑनलाइन ई कॉमर्स स्टोर पर हमसे मिंत्रा पर जाते हैं, वहां पे जो कपड़े हैं वो मैं खुद का 3D स्कैन अपलोड है और एआई के थ्रू वो कपड़े मेरे ऊपर ही कैसे लग रहे हैं वो आ रहे हैं, रादर देन सम रैंडम मॉडल। तो मैंने एक केस स्टडी डाली है, मैंने मिंत्रा की नहीं डाली है, बट मैंने लेंसकार्ट की एक केस स्टडी डाली है इसके बाद वाली स्लाइड में, क्योंकि मेरे हिसाब से लेंसकार्ट वाज द पाइनियर ऑफ अ ओमनी चैनल डिजिटल टेक ड्रिवन बिजनेस। राइट। फोर्थ पॉइंट है वर्नाकुलर वीडियो कंटेंट वॉइस सर्च टू ड्राइव द मार्केट। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी ये पॉइंट है, हमें बहुत ज्यादा रीजनलाइज करना पड़ेगा। गॉन आर द डेज वेयर इंग्लिश वाज द ओनली लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन। 18 लैंग्वेज के अंदर आज एक्सपीरियंस बिल्ड किया जा रहा है और पीपल वांट टू डू इट इन दैट वे ओनली। लोग बात करके ऑर्डर करना चाह रहे हैं, वॉइस असिस्टेंस हमने सबने देखा है। व्हाट्सएप पे आप बोलिए, सारा चार्ट आपका लिख जाएगा। मीटिंग के अंदर आप आपका नोट टेकर डाल दीजिए, वो सारी चीजों को ले लेगा। तो वॉइस बिकम मोर पावरफुल देन राइटिंग। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्विक कॉमर्स टू थ्राइव। बहुत लोगों ने बहुत बातें की है क्विक कॉमर्स के बारे में, बट क्विक कॉमर्स इज द न्यू रियलिटी, वेदर वी लाइक इट और नॉट लाइक इट। हर चीज, पहले केवल कमोडिटी और नेसेसिटी ओरिएंटेड चीजें, सब्जियां, राशन, ये सब चीजें क्विक कॉमर्स में बिकती थी। गिफ्टिंग के लिए तो क्विक कॉमर्स बेस्ट पार्टनर है, क्योंकि लोगों को लास्ट मिनट पे ही चीजें याद आती हैं। बट क्विक कॉमर्स अभी उस स्टेज में है जहां पे दीपेंद्र गोयल ने भी अभी बोला था कि 5,000 करोड़ हर क्वार्टर में बर्न हो रहे हैं, और ये कस्टमर के पॉकेट से जा रहे हैं, लोगों को पता नहीं है। लेकिन कस्टमर उसके लिए कैसे धीरे 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 धीरे, जो चीज हमें एकदम से एडिशनल प्राइजेस नहीं आती थी, अब हर ऑर्डर के ऊपर 50 रुपए जाने लग गए। तो हमें समझना पड़ेगा कि जो भी चीज मार्केट पेनिट्रेशन या अवेयरनेस बिल्डिंग के नाम पे फ्री की जाती है, उसका इवेंचुअल पैसा हमारी पॉकेट से ही जाएगा। उबर ने फ्री किया, वी आर पेइंग फॉर इट। जोमैटो ने और स्विगी ने फ्री किया, नाउ वी आर पेइंग फॉर इट। आज जेप्टो ब्लिंकिट फ्री कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू पे फॉर दैट। जियो ने फ्री किया, वी आर पेइंग फॉर इट। So that's the five factor where I really wanted people to build things. जो वर्नाकुलर और वीडियो कंटेंट मैंने बोला, आई थिंक ऋषभ इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर दैट। दे अपसेल थिंग। कंटेंट तो बन ही रहा है, यूजर तो आ ही रहा है, मोनेटाइजेशन से बहुत लिमिटेड पैसे बनते हैं, लेकिन द मोमेंट यू ऐड अ प्रोडक्ट विथ इट, देर आर हायर रिकॉल वैल्यू, देर आर हायर रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट। बट दोनों चीजें हैंड इन हैंड काम करेगी, एक सिंगल चीज अकेले ज्यादा तरीके से लंबे वक्त तक नहीं काम कर पाएगी। एक नया टर्म भी जो हम लोग काम में लेते हैं वो हम बोलते हैं कंटेंट कॉमर्स एंड कम्युनिटी। इसको हम क्रिएटिव कॉमर्स भी बोल सकते हैं। तो कंटेंट कॉमर्स कम्युनिटी एक बिल्कुल इंटेक्ट ट्रायंगल बनाती है, जिससे कस्टमर को एक होलिस्टिक एक्सपीरियंस मिलता है। Just few case studies. I want to wrap the session also, because I think I want to interact the Q&A part now. Case study है Lenskart की. Lenskart was the first to build the omni-channel into play, and I think they created that intact model online offline का, जो मैंने आपको भी explain किया। एक वीडियो है Amazon स्टाइल का, ये मैं दिखाना चाहता हूँ। इट्स नॉट अ वेरी लेंदी वीडियो, बट इसको देख के आपको समझ में आएगा कि फ्यूचर ऑफ डिजिटल कॉमर्स क्या है।
इसके अलावा एक वीडियो और है। एक चीज है जो मेरे को बहुत ही इंट्रीग कर रही है, वो है जिसको हम लोग स्मार्ट वेंडिंग मशीन बोल सकते हैं। तो स्मार्ट वेंडिंग मशीन इज द फ्यूचर, बिकॉज ये काफी सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है। जनरल ट्रेड या मॉडर्न ट्रेड में जो सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम था वो था इंगेजमेंट और द नीड ऑफ अ पर्सन टू ऑपरेट इट। वेंडिंग मशीन पहले भी थी, बट अब वेंडिंग मशीन में चड्डी बनियान तक बिकने लग गए हैं। तो जस्ट इमेजिन कि हम किस फ्यूचर की बात करें। गॉन आर द डेज वेयर इट वाज जस्ट अबाउट फूड। मेरे को श्योर नहीं है कि वीडियो क्यों नहीं प्ले हो रहा है। एक बार आप नॉर्मली वेंडिंग मशीन जस्ट इमेजिन दीज सॉर्ट ऑफ स्मार्ट वेंडिंग मशीन्स। ये लार्ज मॉडल है। आप अगर अभी किसी भी एयरपोर्ट पे जाएंगे तो देखिए सैनिटरी पैड की वेंडिंग मशीन है। फूड के अराउंड काफी वेंडिंग मशीन्स हैं। अहमदाबाद के अंदर एक ब्रांड है, मिसिंग द नेम, वो शार्क टैंक में थे, तो उन्होंने अपने अंडरगारमेंट्स का वेंडिंग मशीन डाल दिया है। तो वेंडिंग मशीन्स विच आर स्मार्ट, दे आर गोइंग टू बी देयर एवरीवेयर। मतलब आप 5 साल में देखेंगे कि ह्यूमन इंटरवेंशन ना के बराबर हो गया। जैसे डिजी यात्रा के ऊपर बस आप चल के कहीं पे भी पहुंच जाते हैं, वैसे ही शॉपिंग एक्सपीरियंस भी वैसे ही होने वाला है। ओके गॉट दैट्स जस्ट द होलिस्टिक आइडिया अबाउट फ्यूचर कैसा होने वाला है। और वो बहुत यहाँ पे ही है। मतलब हम सोच रहे हैं कि ऐसा होगा, ऐसा नहीं है, वो हो रहा है, कहीं तो हो चुका है। हमारे पास में शायद थोड़ा सा हमें लग रहा है कि हमें नॉलेज नहीं है इसलिए नहीं है, लेकिन वो है ऑलरेडी वहां पे। तो दैट्स एंड ऑफ माय सेशन। मैंने हॉलिस्टिकली 3 से 4 चीजें कवर करी है। मैंने अपनी जर्नी के बारे में बताया है। मैंने D2C के इकोसिस्टम के बारे में 3 लेवल पे बताया है। मैंने फ्यूचर ऑफ D2C बिजनेस के बारे में बताया है। और लास्ट है, अब हम लोग थोड़े पर्सनल केस स्टडीज के साथ में क्वेश्चन आंसर्स पे काम करें। मैं पर्सनली बात करना पसंद करता हूँ, लेकिन टाइम का हमेशा कंस्ट्रेन रहता है। तो सोशल मीडिया के ऊपर मैं बहुत ज़्यादा टाइम देना पसंद नहीं करता हूँ। बट आई मेक श्योर कि प्रोफेशनल लेवल के ऊपर लिंक्डइन के ऊपर मैं सप्ताह का 1-2 घंटा देता हूँ। तो अगर आप लोगों को लगता है कि यू वांट टू हैव सम क्वेश्चंस और इस पे मेरे से बात करना चाहते हैं, सबको मैं नहीं आंसर कर सकता हूँ। बट इफ देर आर एनी स्पेसिफिक क्वेश्चंस, I'll be happy to take them further, or you people can join me there. एक बार Now, आप ये हाँ फुल स्क्रीन कर दीजिए ना, स्लाइड शो पे कर दीजिए तो वो हो जाएगा। हाँ, मेरे को अभी ये स्टॉप शेयरिंग करना, राइट? नहीं अभी एक बार तो स्लाइड शो कर दो, बिकॉज सम ऑफ द क्वेश्चंस विल रिक्वायर योर स्लाइड्स। हाँ ऊपर टॉप राइट पे स्लाइड शो होगा। हाँ यस 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 हाँ या ठीक है परफेक्ट। तो ये जनता स्कैन कर लो, बाकी मैं लिंक वगैरह आपको टेलीग्राम ग्रुप पे दे दूंगा, नितिन के लिंक्डइन एंड वेबसाइट लिंक एंड सो ऑन। तो नितिन पहला क्वेश्चन शुभांकर का है, और ये मैंने भी लिखा था ये क्वेश्चन। कैन वी गो बैक टू द स्लाइड जहाँ पे आप कस्टमर और बिजनेस वाले फैक्टर्स दिखा रहे थे? यस। सो अब यहाँ पे कैन यू सजेस्ट ऑन फॉर ऑल ईच ऑफ दीज लेवल कौन से थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर हैं जो
टिपिकली 0 to 1, 1 to 10 वाली जर्नी के फाउंडर्स यूज कर सकते हैं। अब हर कोई टेक नहीं बिल्ड कर सकता इन हाउस, तो क्या रेडी टू प्ले सॉल्यूशंस आपने ट्राई करे? हो सकता है सब में नहीं भी हो, किस किस में क्या क्या अवेलेबल है? मतलब वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करता है। शुरुआत में तो मैनुअल ऑर्डर प्रोसेस भी हो ही जाते हैं ना, मतलब आपको राइट। मैनुअल ऑर्डर प्रोसेस कर लीजिए। आपके अगर अप टू 100 ऑर्डर दिन के आ रहे हैं तो मैनुअली कर लीजिए, इतना तो क्या चैलेंज है। ठीक है। अगर आपको लगता है कि यू रियली वांट टू डू इट इन अ टेक फोकस्ड वे, तो यूनिकॉमर्स तो काफी पॉपुलर है, जो आपका ऑर्डर प्रोसेस और लॉजिस्टिक को इंटीग्रेट करता है। बट यूनिकॉमर्स पे सारे के सारे वेबसाइट्स को नहीं इंटीग्रेट किया जा सकता, बट ब्रॉडली आपका अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, शॉपिफाई, ये तो प्लग इन हो ही जाता है। ठीक है। और लॉजिस्टिक के लिए भी वो जो आपको एपीआईज देखनी पड़ेगी कि कौन कौन से लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर्स है, शिप रॉकेट है, मल्टीपल, देयर आर एन नंबर ऑफ सर्विस प्रोवाइडर। हम एग्रीगेटर्स के साथ में नहीं काम करते हैं, हम डायरेक्टली डीटीडीसी और ब्लू डार्ट के साथ काम करते हैं, विच इज अ कॉन्शियस चॉइस विच आई हैव टेकन। बट काफी, ऐसा लोगों के लिए शिप रॉकेट इज द सॉल्यूशन यहाँ पे फॉर लॉजिस्टिक्स, जो सेवेंथ वाला। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लॉजिस्टिक का सोल्यूशन शिप रॉकेट है। हम्म, आपको ये समझना पड़ेगा कि इवेंचुअली आपकी डेमोग्राफी किस तरीके की और कितने सारे पिन कोड्स के ऊपर आपके प्रोडक्ट्स जा रहे हैं। ठीक है। पहली, जो खुद लॉजिस्टिक कर रहा है मैं उससे बात करूंगा ना, मैं एग्रीगेटर के पास क्यों जाऊंगा? अगर एग्रीगेटर से मेरे को रेट्स और सर्विस बेटर मिले तो मैं उसको चूज कर सकता हूँ, ठीक है। डैशबोर्ड्स भी मिल जाएंगे आपको। लेकिन मेरे केस के अंदर स्पेसिफिकली मैं अभी डीटीडीसी के साथ डायरेक्टली काम करता हूँ, और मेरे बी टू बी के लिए ट्रांसपोर्टर्स के साथ मैं काम करता हूँ, क्योंकि मेरे को ट्रांसपोर्टर्स की बी टू बी प्राइसिंग बेटर मिलती है। ठीक है। ब्रांडिंग, पैकेजिंग, कैटलॉग, लिस्टिंग, इसमें कोई सॉफ्टवेयर टूल? नहीं, ब्रांडिंग एंड पैकेजिंग के अंदर तो वो तो मतलब आप कोरल में या फिर इलस्ट्रेटर के अंदर आप आपकी कैड में भी आप अपनी फाइल्स बना सकते हैं। बट यूजुअली जो भी आपका कोरोगेशन का काम करेगा या जो भी आपके पैकेजिंग का काम करेगा, वो उन फाइल्स को अपने हिसाब से सेट करेंगे। आप, यू नीड टू रियली मेक श्योर कि इस चीज को एक प्रोफेशनल के साथ बैठ के आप प्रॉपर फाइल्स बनाएं। तो वो फाइल्स को अपने तरीके से बना लिया विद प्रॉपर ब्लीड, प्रॉपर मार्जिन्स, प्रॉपर कट्स, तो उसके हिसाब से डाइज बनेगी। तो ये भी कोशिश की जानी चाहिए कि जब आप डाई बनवा रहे हैं और डाई का पैसा दे रहे हैं तो डाई अपने पोजीशन में रखें, या फिर वेंडर को बोल के रखें कि ये मेरा एसेट है। नहीं तो क्या, काफी बार ऐसा होता है कि आप अपना कुछ बहुत ही यूनिक और क्रिएटिव पैकेजिंग इन टर्म्स ऑफ प्रिंट एंड इन टर्म्स ऑफ शेप बिल्ड करते हैं, और जो वेंडर है वही उसको किसी को आगे फॉरवर्ड कर देता है। तो सिक्योरिंग योर पैकेजिंग एंड ब्रांडिंग इज ऑल्सो सो इम्पोर्टेंट। मेक श्योर दैट यू डू एमओयूज विथ वेंडर्स। हम्म, मतलब वो होता है ना, सस्ते वेंडर्स के साथ में काम करोगे तो वो पैसा निकालना जानता है, वो आपको सस्ता करेगा लेकिन और कहीं से वो पैसा बना लेगा। ठीक है। तो ठीक। मैं कंप्लायंसेस लेवल पे भी समझा रहा हूँ, बस मैं बोल रहा हूँ कि ब्रांड मैनुअल्स बनाना बहुत जरूरी है, और प्रॉपर फाइलिंग सिस्टम के साथ में काम करें ताकि यूनिकनेस ऑफ वट एवर यू हैव इन्वेस्टेड इन मेंटेन रहे। ठीक है। और इन एनी ऑफ दीज स्टेप्स आप कहीं पे कोई और सॉफ्टवेयर थर्ड पार्टी यूज करते हो तो आप रिकमेंड कर सकते हो, उसे मार्केटिंग में या कस्टमर बहुत सपोर्ट में या? ज्यादा सब्जेक्टिव है और बहुत ज्यादा लेंदी है डेटा स्क्रैपिंग पर के ये लिए। और आप अपने आप बताओ, मतलब कुछ कुछ बताओ, जनता जिसके काम आएगा, काम आएगा, ब्रॉड ऑडियंस है। हमने काफी सारी चीजें ऋषभ के इन हाउस बिल्ड कर ली है, ठीक और है। मार्केट में क्या काफी सारी चीजें नई नई आती रहती हैं। तो ठीक है। किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम मुझे नजर आएगा तो मैं उसके लिए डन रिकमेंडेड डन डन, ठीक है। बताता ठीक है, चलो। अब दूसरे क्वेश्चंस पे आते हैं। बहुत मजेदार और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आए। एक क्वेश्चन था, सबसे पहले मैं वही लेता हूँ, अराउंड प्रोडक्ट प्राइसिंग। हाँ, ठीक है। मयूर ने पूछा है, हाउ टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, एनी फॉर्मूला दैट हैज ऑल द बेसिक रिक्वायरमेंट टू बी कंसिडर। अब आप चाहो तो एक बार के लिए तो शेयरिंग बंद कर सकते हो, हाँ। क्योंकि अब उसमें क्या अपने टीम की कॉस्ट डालनी है नहीं डालनी, कैसे रहता है फंडा वो। और जो भी इसका ये लेआउट सेट कर रहे हैं निधि, अगर आप हमको साइड बाय साइड कर सकें तो दैट वुड बी वंडरफुल। प्राइसिंग कैसे सेट करें? हाँ। तो काफी सारे फॉर्मूलाज होते हैं। फॉर्मूला बनता है कि मैं जहां सेल कर रहा हूं वहां पे क्या चीजें हैं, तो कैटेगरी वाइज उस पर्टिकुलर कैटेगरी का उस पर्टिकुलर मार्केट प्लेस पे कितना कमीशन है, ठीक है। ये चीज फैक्टर इन की जाती है। सेकंड, लॉजिस्टिक लेवल के ऊपर वो जो प्रोडक्ट है वो कितने केजी के अंदर आएगा बॉक्स के हिसाब से, तो लॉजिस्टिक कॉस्ट उस पर उस तरीके से ऐड की जाएगी। ठीक है।
सिंपल मैथ जो मैं काम में लेता हूं वो ये है कि हम कॉग्स पर से सेल प्राइस को, कॉग्स यानी कॉस्ट ऑफ गुड अक्वायर, जिसमें केवल बेसिक लॉजिस्टिक आती है कि मेरे सिंगल जगह पे सामान आने के अंदर या उसको प्रोक्योर करने में मेरा जो खर्चा हुआ है उसको हम मल्टीप्लाई बाय 4 कर देते हैं। ओके। तो बाकी जो चीजें हैं, मतलब लगभग 5 से 7 चीजें हैं इसके अंदर। एक आपका कॉग्स हो गया, कॉस्ट ऑफ द गुड, हम्म। मार्केटिंग कॉस्ट आ जाएगा, हम्म। लॉजिस्टिक कॉस्ट आ जाएगा, फिर आपका वेयर हाउसिंग और शिपिंग कॉस्ट आ जाएगा, हम्म। फिर पैकेजिंग वाला कॉस्ट आ जाएगा, रिटर्न्स उसमें फैक्टर इन हो जाएंगे, ठीक है। टैक्सेस ऐड हो जाएंगे, और फिर हम्म। फाइनली आपका सेल प्राइस आ जाएगा। ठीक है। ये एक फॉर्मूला है जिसके अंदर लोगों को प्रपोर्शन बनाना पड़ता है। हमारा सिंपल प्रपोर्शन है कि 25 रुपए का कॉग्स है, 10% का हमारा प्रॉफिटेबिलिटी हम डालते हैं। हम्म। नेट प्रॉफिटेबिलिटी की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी सब चीजें आप CM1 CM2 पे देखेंगे तो वो सब ऊपर ऊपर आ जाएगी। ठीक है। जैसे रिटेल में एक फॉर्मूला काम करता है कि रेंट टू रेवेन्यू रेशो 10% वर्क करता है, मतलब अगर ₹1,00,000 का सेल है तो ₹10,000 का रेंट पुसाएगा। उसी ओह, तरीके ओके। से तो बहुत लंबा डिस्कशन है ये, किस जगह पे बेच रहे हैं उसके हिसाब से यूनिट इकोनॉमिक्स काम करती बट है। आप अलग अलग जगह के हिसाब से अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग अलग अलग तो नहीं रखेंगे? वो तो थोड़ा सा, क्या आपकी वेबसाइट पे 1,000 रुपए का मिल रहा है, अमेजोन पे 1,300 का मिल रहा है, ऐसा ऐसा थोड़ी करते हैं। ऑनेस्ट आंसर है, वेदर वी लाइक इट और नॉट आपको करना पड़ता है। बट अच्छा। हमारे पास में प्रोडक्ट पोर्टफोलियो काफी बड़ा है, तो हमारे केस के अंदर हमें ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि हर प्रोडक्ट को हम हर जगह बेचते ही नहीं है। ओके। बट मान लीजिए कि आपके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में कुल मिला के 20 प्रोडक्ट हैं, ओके। तो उस 20 प्रोडक्ट के हिसाब से आपको अपना यूनिट इकोनॉमिक्स बनाना पड़ेगा, और उसके बेसिस पे फिर आपको इवैल्यूएट करना पड़ेगा कि भैया मेरे इस यूनिट इकोनॉमिक्स के बेसिस के ऊपर ये पर्टिकुलर मार्केट प्लेस मेरे लिए प्रॉफिटेबल है या नहीं है। ठीक है। तो जैसे मैं, हमारा जागरूक चाय का, हम लोग हर साल ये Q&A डाल देते हैं, उसके अंदर पूरा हम डालते हैं, तो हमारा भी लगभग ऐसा होता है कि यार 30 से 35% तो चाय का या जर्नल का लगभग कॉस्टिंग हमारा प्रोडक्ट का रह जाता है। उसके बाद देन डिपेंडिंग अपॉन कि हमारे जैसे प्रोडक्ट 250 का है तो उसकी शिपिंग 60 70 80 रुपए की पड़ रही है, उस केस में ज़्यादा है, लेकिन अगर अब अपने जर्नल, केस के अंदर हाँ। आपके लिए 35% कॉग्स केवल इसलिए वर्क कर पा रहा है क्योंकि आपका मार्केटिंग कॉस्ट जो है वो आपका 20% की जगह 10% होगा या और भी कम होगा। और भी कम होगा, हाँ, राइट। दैट्स द ओनली रीजन यू आर एक्चुअली एबल टू वर्क ऑन। शुगर का मैं आपको बताता हूँ, एनीबडी कैन गैस कि शुगर का कॉग्स क्या है। शुगर, मुझे लगता है 10% होगा। एग्जैक्टली, कॉस्मेटिक्स में 10% कॉग्स के ऊपर काम होता है, 30 to 40% मार्केटिंग और पोजिशनिंग कॉस्ट है। वाओ। कैटेगरी वेरी वाई करेगी। वाई ऐसा कोई जो, ये जो लोग हैं इन्फ्लुएंसर हैं, उनके ऐसा ब्रांड्स क्यों नहीं बन रहे हैं? क्योंकि उनका तो प्रोडक्ट भी बहुत सस्ता हो जाएगा अगर 40% 50%। उसका रीजन भी मैं बताता हूँ। जब भी हम फैंडम कॉमर्स की बात करते हैं तो टर्म इज फैंडम कॉमर्स, फैन बेस्ड प्रोडक्ट और फैन बेस्ड मर्च। हम्म। LLP का एक अपना जेंट्री है, कुछ और कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं लोग, उनका अपना एक अलग जेंट्री है, तो एक कल्ट ऑडियंस है जो ऑडियंस उस पर्टिकुलर ब्रांड के साथ में, मतलब एक तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो मुझे फैन बेस्ड मर्च में लगता है कि लोगों को लगता है कि लोग लोगो पहन के घूमेंगे आपका। ना, वो तो नहीं था, हाँ, सही बात। बहुत छोटा परसेंट है, बहुत छोटा, बहुत कौन छोटा है वो तो, राइट, पहनता, राइट। नहीं पहनता। तो अब अगर आपको कंज्यूमर गुड बनाने हैं तो कंज्यूमर गुड में आपका कंपटीशन हर उस जने के साथ में जो कंज्यूमर गुड बना रहा है। राइट। आपका प्रोडक्ट का क्वालिटी, आपका सर्विस, आपका डिलीवरी, तो कॉमर्स अगर कोई भी जना कंटेंट के साथ में इंटीग्रेट करना है तो उनको नहीं करना चाहिए, उनको एक पार्टनर ढूंढना चाहिए जो प्रोडक्ट समझता है। आपको फिर। 20% अपसेल मिल रहा है ना, आपके लिए तो आप समझ लीजिए कि जैसे मार्केट प्लेस हमसे 20% चार्ज करते हैं, हम्म। बिकॉज दे आर गिविंग अस द प्लेटफॉर्म एंड ट्रैफिक। सिंपल तरीका है कि भैया प्रोडक्ट कोई और बना ले, कोई और बेच ले, और आप लोगों को X% उसका कमीशन मिल जाए, जिसमें सारी सरदर्दी आपके सर से हट गई। राइट। एक बेटर प्रोपोजिशन बनता है क्योंकि आप एक मार्केट प्लेस की तरह एक्ट करने लग गए हैं वहां पे। Because I have been there, done that. I know how hard it is to crack the product, sales, logistic, marketing, design, भाई हालत खराब हो जाती है। हमको 4 साल लगे सिर्फ जर्नल का प्रोडक्ट परफेक्शन की तरफ लाने के लिए। इस साल ये पहला साल है जब 0 प्रोडक्ट कंप्लेन है हमारे पास।
ये ऐसा है, इस साल हमने 4 साल लगे मतलब वो हसल करने में। आई डोंट नो, लॉट ऑफ पीपल डोंट हैव दैट हसल एनीमोर। मेरा ये कहना है ऋषभ की 4 साल हमने एक चीज को बिल्ड करने में लगाए हैं और उसके रूल्स बदल रहे हैं। राइट। मैं तो बोल रहा हूँ कि डिजिटल कॉमर्स है, मैं तो बोल रहा हूँ क्विक कॉमर्स आने वाला है। हम्म। कस्टमर का साइकी काफी फास्ट बदलता है। राइट। जो प्रोडक्ट आपने इस साल जितना बेचा है, कोई भी गारंटी नहीं है कि सेम प्लेटफॉर्म पे सेम प्राइस पे सेम तरीके का प्रोडक्ट सेम कस्टमर वापस खरीदेगा। हम्म। मतलब एक इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव डिस्कशन, बट आई सब्जेक्टिव डिस्कशन है, बट हाँ फेयर पॉइंट। तो मोर। अलग फंड है कम्युनिटी, वो जो आपने बताया ना कम्युनिटी वाला एंगल, सो हमने कम्युनिटी रिपीट रेट एंड एवरीथिंग इज लाइक गोइंग लाइक दिस, तो ट्रेंड हुआ है, बट नेक्स्ट ईयर स्टिल इट्स सब्जेक्टिव। हेमंत भोसले का क्वेश्चन है, स्टार्टिंग फेज जो हमारे वेंडर्स होते हैं वो हमें बहुत ही महंगा माल बेचते हैं, हमारे पास इतना कैपिटल भी नहीं होता कि हम भारी मात्रा में उनसे माल उठा सकें, तो कैसे शुरू शुरू में आप मिनिमम मतलब प्रोडक्ट चीपर कैसे लेके आ सकते हो? हाँ, होमवर्क। The only answer of this question is homework. You need to plan 6 months ahead of the time things. अगर आप ही को नहीं पता है, हम राखी पे मतलब राखी का फुल प्रोडक्शन चल रहा है हमारा अभी। मतलब अगस्त के अंदर जो मुझे बेचना है वो मैं अभी बनाना बैठ मतलब बनाने लग गया हूँ। तब जाके मैं उस वॉल्यूम को एड्रेस कर पाऊंगा। ये सीख के ही आएगा, कोई इसका सिंपल आंसर नहीं है कि एक कोई वेंडर भगवान बन के आ जाएगा और वो आपको सारा सपोर्ट कर देगा। वेंडर को अपने काम से मतलब है, आपके जैसे 50 लोग हैं जो उनके पास में रोज आ रहे हैं। आपने कितना प्लान वेल किया है और कितना अहेड ऑफ द टाइम आप उस पर काम कर सकते हैं। अहेड ऑफ द टाइम करेंगे, ब्लीड बचाएंगे, रेट्स बेटर मिलेगी, बट वहां पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन्वॉल्व होगा। तो ये एक एक्सपीरियंस से ही चीजें बिल्ड होगी। वेंडर को इसका दोष देने की मुझे नहीं लगता है बहुत ज्यादा जरूरत है। आप साल भर आप क्यों बोल रहे हैं कि मेरे को 10 यूनिट चाहिए, आप बोलिए कि मैं पूरे साल भर में 10,000 यूनिट प्रोक्योर करूंगा। बट एक शुरू में इट्स नॉट जैसे इवन फॉर मी, पहले ही बार में इवन मेरे लिए, मुझे पता है इतनी बड़ी ऑडियंस है फिर भी मैं एक बार तो यार ऐसा, पहली बार हमने 2,000 बनाए, तो लगता तो है ना कि कैसे करे इतना सारा। ओके ना, विच इज कम्प्लीटली ओके। शुरुआत में आपके प्रोडक्ट का मार्जिन जो है वो आपके पास कम बनेगा, बट हाँ, जैसे जैसे इकोनॉमी ऑफ स्केल बनेगी और आप हाई वॉल्यूम प्रोडक्ट जनरेट कर पाएंगे तो मार्जिन आप ही के पास में तो ज्यादा है। शुरू में छो लाइक यू डू यू सजेस्ट कि नहीं, शुरू में ही लोग, कई लोग ये रिस्क भी करते हैं ना कि प्रोडक्ट का प्राइस कम करना है तो पहली बार ही 10,000 का ऑर्डर दे दिया, वर्सेस के शुरू में हमने 1,000 ही यूनिट बनवाए, नहीं बिके जो भी हुए, का लेकिन कोई फिर आंसर बिका, तो क्या क्या सजेस्ट करोगे आप दोनों में का से? कोई भी आंसर नहीं कर सकता है। मान लीजिए कि ब्लिंकिट की अगर मैं बात करता हूँ, ब्लिंकिट पे मुझे ऑपरेट भी करना है, तो हाँ। ब्लिंकिट में जब तक मैं हर्ड लेवल पे काम नहीं करता हूँ, हर्ड का सिंपल मतलब है कि मेरे प्रोडक्ट राइट टाइम पे मल्टीपल लोकेशंस के ऊपर अवेलेबल होने चाहिए, इट वोंट वर्क। तो अगर अच्छा। मुझे क्विक कॉमर्स में जाके एक शॉर्टर पीरियड के अंदर हाई सेल लेके आनी है तो वॉल्यूम में तो जाना ही पड़ेगा। अब ओके। आप बोले कि भाई मेरे प्रोडक्ट को मैंने निश बना लिया तो मैं मेरी वेबसाइट से बेचूंगा, तो कम बना लो। बट अगर आपको बिजनेस बनाना है तो इकोनॉमी ऑफ स्केल में जाना पड़ेगा, देयर इज नो अदर चॉइस। बिना इकोनॉमी मतलब आप कोई सोशल सर्विस नहीं रन कर रहे कि मैं तो एक आर्टिस्ट हूँ और अपनी पेंटिंग बनाऊंगा और जब बनेगी जब बिक जाएगी। बिजनेस है, आप नहीं बेचोगे कोई और बेचेगा जाके। फेयर पॉइंट। आप फेयर अपना पॉइंट। आप रिस्क कैलकुलेट कर लो ना, आपको कितने आप टाइम जितने रिस्क ले सकते हो उसके उतनी स्केल पे चले जाओ शुरू में। ठीक है। सुबोध पूछ रहे हैं कि आपने ओयो जैसे ब्रांड के साथ कैसे कोलैबोरेट किया, व्हाट इज योर वे टू अप्रोच आइडेंटिफाइड पॉइंट, किससे आप कांटेक्ट करते हो? आई एम श्योर आपको, आप शार्क टैंक में गए और आपको पहले से भी काफी लोग जानते थे, बट फॉर अ न्यूबी एंटरप्रेन्योर से उसको लग रहा है कि अच्छा चलो से मुझे नितिन के साथ कोलैबोरेट करना चाहिए या एक्स बंदे के साथ कोलैबोरेट करना चाहिए, इज देयर अ अप्रोच विच यू फॉलो? मतलब आई हियर दिस क्वेश्चन अलॉट, बट यार है ना, आपको ये देखना पड़ेगा कि देयर इज अ थ्योरी विच आई रियली बिलीव इज द वैल्यू ऑफ टाइम। रितेश अग्रवाल 14,000 करोड़ का नेटवर्थ कहा जाता है। आप उसके 1 मिनट का कॉस्ट निकाल के अगर बता पाएंगे तो समझ में आ जाएगा कि आप उसके उस 1 मिनट को, 5 मिनट को, 10 मिनट को आप जस्टिफाई कर सकते हैं क्या। ओके। मतलब मैं आई एम नॉट गोइंग इन अ वेरी क्रिबिंग मोड कि तुम छोटे हो, तुम नहीं बात कर सकते। हर जना क्या अपनी लाइफ में अपसाइड देखता है, ऊपर की तरफ देखता है। एक इन्वेस्टर को अपना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चाहिए, एक फाउंडर को अपने
अपना एक नेटवर्थ चाहिए एक पीरियड के बाद में, एक एम्प्लॉय को उसकी सैलरी टाइम पे चाहिए, एक कस्टमर को उसका प्रोडक्ट क्वालिटी का और उसका टाइम पे डिलीवरी चाहिए। तो एवरीबडी हैज अ क्लियर थिंग व्हाट दे रियली वांट। तो अगर आप ये क्रैक कर पाओ कि जिस जने को आप अप्रोच करना चाहते हो आप उससे क्या चाहते हो, तो भूल जाओ आप उसको कैसे अपसाइड दे सकते हो? आप उसको कैसे अपसाइड दे सकते हो। ओके, नाइस। द ओनली रीजन आर डील वर्क इज वी गिव देम अपसाइड कि भैया आपका होटल है, आप ओयो को ओयो मत समझिए जो ओयो के 1200 रुपए के रूम है उसके बाहर निकलिए। ओयो बहुत बड़ा बिजनेस है। ओयो के अंदर कम से कम भी 25 और ब्रांड्स हैं। वेडिंग्स इज बाय ओयो, इनोवेट कोवर्किंग इज बाय ओयो, संडे होटल इज बाय ओयो। इंडिया के अंदर तो ये है ही है, इंडिया के बाहर पता नहीं कितने इनके पास में ब्रांड्स आ गए। और आई एम टॉकिंग अबाउट लग्जरी हॉस्पिटैलिटी। तो संडे होटल एक लग्जरी सेगमेंट है, 5,000 से 10,000 रुपए का पर नाइट का रूम बनता है वहां पे। तो हमने कोई ओयो के 1200 रुपए के रूम में तो अपने प्रोडक्ट्स रखने की कोई बात नहीं की। हमने बहुत ही क्लियरली बोला कि जो आदमी 5,000 रुपए पर नाइट का पे कर सकता है वो 500 से 1,000 रुपए का प्रोडक्ट तो आराम से खरीद सकता है। नहीं तो आपका प्रपोजिशन मुझे समझ आ गया। हाउ डिड यू अप्रोच देम? डिड यू अप्रोच टू रितेश डायरेक्टली, या फिर आप कोई चैनल के हमारे थ्रू? केस में तो इट वाज ए स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट ओनली ना, मतलब हमारे लिए तो शार्क टैंक ने वर्क किया है। ठीक है, तो शार्क टैंक वर्क। एनी अदर डील यू हैव डन जिसमें शार्क टैंक वाला फैक्टर नहीं था, जो आपने ऐसे खुद से ही अप्रोच करके कराए? एब्सोल्युटली वी हैव डन इट। एग्जांपल एंड हाउ? There are people who are also came in that small strategic round we did, तो उनको मैं ऑलरेडी 10 साल से जानता हूँ। बट उनसे मैंने कभी इन्वेस्टमेंट मांगा नहीं, बट मैंने उनको ऑफर किया कि भाई आई एम रेजिंग दिस इन्वेस्टमेंट ऑन दिस वैल्यूएशन, वुड यू लाइक टू ज्वाइन। आप इतने कॉन्फ्रेंसेस में जाते हैं, इतने बिजनेस कार्ड लोग एक्सचेंज करते हैं, कितने लोगों को आपने एक्चुअली अप्रोच किया है और एक बार अप्रोच करने के बाद में 10 साल तक उनको अपडेट किया है कि आप क्या कर रहे हैं। ये आप करते हो? ऑफ कोर्स आई डू। वाह, आज अगर मेरे फोन के अंदर 10,000 कॉन्टेक्ट है तो 10,000 लोगों में से कम भी 7 से 8 हजार लोगों से तो मैं इन पर्सन मिला हूं। ओके, ओके। मतलब मैं अगेन लाइक माई जर्नी इज लिटिल लॉन्गर। मैं 20 साल से काम कर रहा हूँ। तो आप बेसिकली किसी से मिले और उसके बाद 10 साल आपने कुछ नहीं किया, और 10वें साल के बाद आप उसको बोलते हो कि भाई अब मेरे स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर दे, या उसकी कंपनी बड़ी हो गई अब मेरा ये प्रोडक्ट प्लेस कर दे। दैट शुड नॉट बी फेयर। ऋषभ, आइडियली उसको बीच बीच में आपको रिफ्रेश करते रहना पड़ेगा कुछ ना कुछ। देखो अगर आप अच्छा काम कर रहे हो तो सूनर और लेटर आपका वर्ड ऑफ माउथ से सामान इंफॉर्मेशन जाता है। इसके लिए हर बार सोशल मीडिया पे आपको ब्रॉडकास्ट करने की जरूरत नहीं है। ये सारे लेयर्स हैं बेसिकली। एक ठीक पे है, आप इसको तरीके से आप समझ लो, हर चीज का ना एक बैच बना हुआ है। ठीक वो है, बैच के जो लोग हैं ना, वो नो हाउ के लिए उस बैच के लोगों से ही बात करेंगे। ठीक है, ठीक और है। मोस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट स्पेस के अंदर ये बैच वर्क करता है। एक ने किया तो 10 लोग साथ में आके कर देंगे, 10 के 10 लोग आके आपसे बात नहीं करेंगे। समझ गया, तो ठीक है। एक एंकर अगर आपने क्रैक कर लिया तो उस एंकर के साथ में पैरेलल आपको और भी लोग आपको मिल जाएंगे। सो सिमिलरली जैसे ओयो की डील क्रैक हुई, तो प्रोबेबली यू माइट फाइंड मोर होटल चेन्स एंड सो ऑन, जो आपको शायद फ्यूचर में मिलेंगे। तो यू हैव टू क्रैक दैट वन पॉइंट। एक कुछ क्रैक करना पड़ेगा। क्रैकिंग इवन दैट 1 पॉइंट, मतलब एक सही चीज करने के लिए भी 10 साल 15 साल की प्रैक्टिस है। अगर कोई ऐसा सोचता है कि इट वाज जस्ट लक बाय चांस, कि somebody appeared, somebody was there who become a strategic investor and the deal also worked हम्म। and the business also worked, तो ये प्रैक्टिस है, ये लक बाय चांस नहीं है। सही बात है सर, सही बात है। मैं हमेशा ही बोलता हूँ कि एंटरप्रेन्योरशिप अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। कौन सा बुलजाई लगेगा आपको पता नहीं क्योंकि अंधेरा है, बट प्रोबेबिलिटी दैट आपके बुलजाई हिट होंगे, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आप कितने तीर मारते रहते हो। So the more people you meet, more people you network, more opportunities you create, and some of them will click in long run, some of them, most of them won't. तो ऋषभ मैं बस इतनी बात ऐड करूंगा, यस इट इज हिटिंग अ बुल्स आई इन द डार्क, बट विथ एवरी शूट कैन यू इम्प्रूव, कैन यू टेक अ पॉज, कैन यू टेक अ स्टेप बैक, कैन यू यूज योर रेस्ट ऑफ द या सेंसेस। या वेरी नाइस पॉइंट है, ये मैं ऐड कर दूंगा मेरे अगली टेड टॉक में। ठीक है, ठीक है। तो राजन राजन पूछ रहे हैं, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है इनका, और इसको मैं थोड़ा सा रिफ्रेश करूंगा। इन्होंने तो एफएमसीजी स्पेसिफिक क्विक कॉमर्स के लिए पूछा है, और मैं अगेन आप नहीं चाहता कि आप अपने नंबर्स बताओ, बिकॉज यू आर टू बिग एंड आपको प्रॉब्लली बहुत बेटर रेट्स मिलेगी। कैन यू जस्ट
लिस्ट डाउन फॉर अ बिगिनर जो 100-200 आइटम पर मंथ बेच रहा है, क्या परसेंटेज, टिपिकल परसेंटेज रहते हैं कमीशंस के फ्रॉम योर ओन वेबसाइट जिसमें आप शॉपिफाई ऑफिफाई को कमीशन दे रहे हो और रेजर पे वगैरह को दे रहे हो, टू ये मार्केट प्लेसेस अमेजॉन फ्लिपकार्ट वगैरह वगैरह, और डाउन टू क्विक कॉमर्स, एंड से कैटेगरी में पकड़ लेता हूं, से गिफ्टिंग ही पकड़ लेता हूं। जस्ट मुझे आपकी स्केल पे नहीं, एक जनरल नया बंदे की स्केल पे बताओ, मैंने चॉकलेट का ब्रांड शुरू किया है, मुझे क्या पड़ेगा, जो भी मैंने कुछ आइटम शुरू किया है। जो कैटेगरी कमीशन है वो बड़ा ब्रांड है छोटा ब्रांड है, कैटेगरी कमीशन तो ब्लॉक होते हैं लेकिन रिबेट मिलती हैं। ओके रिबेट्स ब्रांड की हेल्थ, ब्रांड इन्वेंट्री में कितना, क्योंकि वो इधर से पैसे नहीं लेंगे तो दूसरी तरफ से ले लेंगे। ठीक है। देखो रिबेट देंगे तो सबसे पहले वो चाहेंगे कि मैं कस्टमर वो प्रोडक्ट का प्राइस रिबेट वाले लेवल पे आओ ही मत सर, अभी बहुत छोटे हैं सब लोग, रिबेट वाले लेवल पे बताओ, डायरेक्ट रेट ही बताओ, आपसे गिफ्टिंग कैटेगरी की बताओ आप। कैसे समझे, मतलब आप देखें कि हमारा अगर कोई गिफ्ट सेट है उसमें फूड आ जाता है तो फूड गिफ्टिंग, तो फूड के अंदर आपका लगभग मेरे हिसाब से कैटेगरी कमीशन 5% से 10% के आसपास वर्क करता है। ये आप बता रहे हो अमेजोन फ्लिपकार्ट वगैरह पे? हाँ बस अमेजोन। बस 10% ही? हाँ तो फूड के अंदर मार्जिन थोड़े कम होते हैं फूड के और ऊपर। उसमें वो लॉजिस्टिक शिपिंग भी कर देते हैं? नहीं नहीं, केवल मार्केट प्लेस को सूखा सूखा इतना परसेंटेज पैसा जाएगा। हाँ ओके ओके, ठीक है। कैटेगरी कमीशन इन जनरल मैं बता देता हूँ, इट वेरीज फ्रॉम 5% टू 22%। 22-24% जो है ज्वेलरी की तरफ चली जाती है, क्योंकि ज्वेलरी में एक्चुअली वही कॉस्मेटिक वाला सीन है, वहाँ मार्जिन बहुत ज्यादा है। एंड फूड व्हेन यू आर शिपिंग योरसेल्फ, खुद से शिप कर रहे हो तब? खुद से शिपिंग कर रहे हो तो शॉपिफाई का पैसा जाना है उसके अंदर, नहीं, तो खुद से मतलब से अमेजोन पे आपके आके फुलफिल्ड बाय वेंडर की बात कर रहे हो, ये 22%, या फिर इसमें फुलफिल्ड बाय अमेजोन ही है, उसका बंदा कमीशन आके? है वो एक अलग चीज है, ओके लॉजिस्टिक कॉस्ट एक अलग चीज है। ओके। मैं अमेजोन की जो जो सर्विस लूंगा मुझे हर सर्विस के लिए अलग से पे करना। एडिशनल पे करना है, तो ये तो सिर्फ प्योरली कमीशन बता रहे हो आप उनका? आप मान के चलिए कि अगर एक रियलिटी है कि अगर अमेजोन पे 100 रुपए का सामान बिका है, कितनी भी कोशिश कर लो लगभग 40 से 50 रुपए अमेजोन के पास ही जाएंगे। ठीक है ठीक है। उसमें कैटेगरी कमीशन है, उसमें मार्केटिंग है, उसमें वेयर हाउसिंग है, उसमें लॉजिस्टिक है, एडवर्टाइजिंग है। गॉट इट। और क्विक कॉमर्स पे अगर आ जाए तो ये क्या नंबर हो जाएगा? क्विक कॉमर्स के अंदर वेरी करता है। आई थिंक अभी हम लोग गिफ्ट सेट जिसमें सब चीजें हमारे लिए आ जाती है, पहले हम लोगों से 18% कमीशन चार्ज करा गया था शुरुआत में, ओके। अभी 12% कमीशन हमसे चार्ज किया जाता है। क्विक कॉमर्स के अंदर भी दे आर स्टिल इवॉल्विंग एंड दे आर ऑल्सो आइडेंटिफाइंग द राइट कैटेगरी कमीशन, क्योंकि बहुत नई कैटेगरी स्टार्ट हो रही जो पहले एग्जिस्ट नहीं करती। डेफिनेटली दे टेक रेफरेंस ऑफ मार्केट प्लेसेस, बट ये अब स्टैंडर्डाइज होने वाला है, सूनर और लेटर कैटेगरी कमीशंस ब्लॉक होंगे। ओके। क्योंकि जब आदमी ये कह रहा है कि भाई, और मार्केट प्लेस कैटेगरी कमीशन से नहीं कमा रहे हैं ये भी मैं बता देता हूँ। मार्केट प्लेस का तो अभी जो सेल करने का बेट डालने का तरीका है कि वो कैटेगरी कमीशंस को हाफ कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे, वेव ऑफ कर देंगे। असली पैसा वो बनाएंगे आपसे लॉजिस्टिक कॉस्ट के नाम पे, वेयर हाउसिंग कॉस्ट के नाम पे, क्योंकि वो चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट उनका उनके वेयर हाउसेस में पहुंचे। ओके। आज अमेजोन क्या केवल मार्केट प्लेस है क्या? अमेजोन एक लॉजिस्टिक कंपनी है, अमेजोन एक शिपिंग कंपनी है, अमेजोन एक वेयर हाउसिंग कंपनी है, अमेजोन एक एडवर्टाइजिंग कंपनी है। अब तो वो खुद अमेजोन के वेयर हाउस को आप शॉपिफाई पे अपने सामान बेचने के लिए यूज कर सकते हो। ओके ओके। अच्छा, अमेजोन शिपिंग तो आप वहां से ही हो रहा है सब कुछ काम? नाइस। they diversified because they realized that category commission is not something with what they can earn money. तो So they reduced क्विक it. कॉमर्स वाले भी क्या ये मतलब वेयर हाउसिंग वाला चार्ज लेते हैं? क्विक कॉमर्स तो वेयरहाउसिंग पे ही रन होता है क्योंकि इनका टर्न अराउंड टाइम ही इतना फास्ट है। हम्म। वो बहुत सारी चीजें फास्ट लेवल पे रोटेट करनी है, जो भी सामान उनके वहां पड़ा है वो डेड है। नहीं, तो आपने वो 1-1.5 रुपए जो बोला, वो क्या 1-1.5% एवरी डे? 1-1.5 रुपए पर प्रोडक्ट पर डे इज द कॉस्ट ऑफ वेयरहाउसिंग। जो आपको इन स्विगी जो भी है क्विक कॉमर्स वालों को पे करनी पड़ती है? वाह। ओके। तो आपने अगर 10,000 गुड्स फैला के रखी है तो हर दिन आपका 15,000 रुपए तो खर्च ही हो रहा है। यस। ओके। तो राजन जी, होपफुली आपको समझ आया होगा, जो आपने 40% लिखा है ये है। अब आपको अपना प्रोडक्ट उसी हिसाब से बनानी पड़ेगी, प्राइसिंग वगैरह की सस्टेनेबली कैसे करें। 40 नहीं, इवन जैसे नितिन ने बोला 50% तक भी हो सकता है। ठीक है। अब नितिन, कार्तिक ने पूछा है। क्विक कॉमर्स क्या होता है? तो क्विक कॉमर्स क्विक कॉमर्स होता है
कौन बोला क्विक कॉमर्स का क्या होता है, कौन बोल रहा भाई? I am not pointing it out, but I just read. क्वेश्चन आया, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं भाई। क्विक नहीं नहीं, नीचे किसी ने क्वेश्चन भी लिखा था, किसी ने नीचे क्वेश्चन लिखा था, क्योंकि क्विक कॉमर्स अभी भी प्रॉब्लली मैं टॉप ट्वेंटी डिस्कस ट्वेंटी नहीं कर फाइव रहा में। हूँ। आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि अभी तो हम डिजिटल कॉमर्स की बात कर रहे हैं, हम ओमनी कॉमर्स की बात कर रहे हैं। जल्दी ओएनडीसी कुछ और नए मॉडल्स लेके आने वाला है। तो ये टर्म है, सब जार्गन्स हैं, मतलब उतने जार्गन्स में ना जाया जाए। सिंपल है कि कोई बेचना चाहता है, कोई खरीदना चाहता है, और उसके बीच में सब कुछ पूरी दुनिया रन हो रही है। नहीं बट क्विक, इसने किसी ने पूछा था कि क्विक कॉमर्स का तो इफेक्ट कुछ लिमिटेड सिटीज तक ही रहेगा ना, इट विल नेवर पेनिट्रेट टू थोड़ा, जस्ट लाइक ई कॉमर्स जो अब छोटे छोटे गांवों में भी भेज रहा है आइटम, क्विक कॉमर्स वहां कभी नहीं पहुंचेगा। इकोनॉमी ऑफ स्केल की बात कर रहे हैं, बिजनेस बिल्ड करने की बात कर रहे हैं। बिजनेस का सिंपल रूल है, वॉल्यूम्स कहाँ से आएंगे? हाँ। जब जरूरत होगी तो वो वहां भी पहुंचेगा। ओके ओके, ठीक है। अब बात करते हैं इन्वेंट्री की। आई एम वेरी क्यूरियस टू नो हाउ टू मैनेज नॉन सोल्ड आइटम। आई हैव ऑफलाइन बिजनेस, मेरे पास ये अनसोल्ड आइटम हो जाते हैं, फिर मैं कुछ कुछ करता हूँ उनको, कि क्या करता हूँ, क्या करें बेसिकली। अब हमारे पास भी ऐसा हो गया, हमारे थोड़े चाय के प्रोडक्ट आप एक्सपायर होने वाले कर हैं, सकते हैं, तो आप अब उनको इन्वेंट्री काटने को, करीब। भाई इन्वेंट्री जिस जगह पे रखिए, मान लो आप एक अच्छी ऑफिस में बैठे हो। वो हम्म ऑफिस का आपका 50,000 रुपए, लाख रुपए महीने का रेंट है। आपने हम्म उसमें से अपने 200 स्क्वायर फीट को ब्लॉक कर दिया, और वो हम्म, 200 स्क्वायर फीट का रेंट तो जा रहा है ना। जा रहा है। और वो आप सोचो कि दे आर थ्री थिंग्स विच नीड टू फैक्टर इन वेन एवर यू आर जस्ट इन लव विथ योर इन्वेंट्री। ओके। फर्स्ट, उसका जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल लगा है, मैंने लाख रुपए बाजार से लेके 12% 18% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, मैं तो उसी तरीके से मान लो कि हम्म मैंने वो पैसा, भाई तुमने अपनी पॉकेट का लगाया तो उसको बाजार में डालोगे तो 12% मिल जाएगा ना बाजार से। तो ब्लॉक हो गया ना वो पैसा, एक तरीके से आपने इन्वेंट्री, फिजिकल इन्वेंट्री ब्लॉक हुआ हुआ है वो पैसा। ओके। तो जो पैसा है उस पे सबसे पहले तो जितने भी दिन वो पड़ा हुआ है, 12 से 18% का आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, जो आप अननोइंगली बर्न कर रहे हो। ठीक है। सेकेंड है कि आप वेयर हाउसिंग या जो जगह आपने ले रखी, रेंटल जो आप पे कर रहे हो, वो आप उसके ऊपर लगा के बैठे हुए हो। ठीक है। तो और तीसरी चीज है कि आप उसकी लॉन्जिटिविटी खत्म कर रहे हो। जिस टाइम पे वो बिक जाना चाहिए था, अगर वो उस टाइम में नहीं बिक रहा है तो वो आउट ऑफ फैशन, आउट ऑफ ट्रेंड हो रहा हो है। जाएगा, फूड है तो एक्सपायर ही हो जाएगा। हाँ। तो बिजनेस का फनल ये कहता है कि सबसे ऊपर जो होता है वहां पे, अगर इनोवेटिव या नया प्रोडक्ट है तो उसका आप सही प्राइसिंग चार्ज कर लो, बीच में नो प्रॉफिट नो लॉस चार्ज कर लो, और लास्ट में लॉस में बेच दो। बट तीनों को जब आप ज्वाइन करोगे तो हो सकता है आप कुछ वहां पे पैसा बना लोगे। ओके ओके। तो आप ये सजेस्ट कर रहे हो कि यार एक किस पॉइंट पे उसको रियलाइज होना चाहिए कि यार अब इसको लॉस में बेच दो, जो भी कैसे भी निकालो बाहर। हाँ मतलब जो चीज आप आपके सर पे लेके बैठे हो मल्टीप्लाई नहीं होने वाली है। मतलब वो आपको और कुछ बिल्ड करके नहीं देने वाली, वो सर पे हेडेक है वो। कुछ अनलोड होगा तभी तो नई जगह बनेगी जहां लोड कर पाओगे आप। ओके। कमोडिटी बिजनेसेस है, कमोडिटी बिजनेस अलग तरीके से काम करते हैं, और यूनिक प्रोडक्ट्स होते हैं वो अलग तरीके से काम करते हैं। मे बी पीपल ऑल्सो नीड टू थिंक अबाउट क्रिएटिंग सम प्रोडक्ट्स विच आर सिंगल सिंगल प्रोडक्ट, और प्रीमियम चार्ज करो। आप मत जाओ कमोडिटी बिजनेस, मत जाओ इकोनॉमी ऑफ स्केल में। ठीक है भाई। अच्छा जनता, अब मैं ना क्वेश्चंस कर रहा हूँ बंद, और क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ मैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी हैं, उसमें से हो सकता है वो भी सारे नहीं कर पाएंगे मैं आंसर 9 बजे से पहले पहले। तो अभी इतने क्वेश्चन ही करते हैं, सुनो अब ध्यान से। ठीक है। 1.5 घंटे से लगातार बोल रहा हूँ मैं अभी। आप पानी पियो, आप पानी पियो सर, पानी पियो, अब 20 मिनट ही है। रोहित भाई आपका क्वेश्चन आंसर होगा या नहीं, लक पे डिपेंड करेगा। एनीवे जनता, मजा आ रहा है कि नहीं, एक बार चैट में लिख दो यार, मजा आ रहा है तो। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है, काफी भारी है चीजें, और हर एक चीज पे इतना अपन घुस सकते हैं ना। वो 9 पॉइंट वाली जो स्लाइड है ना, सिर्फ वही स्क्रीनशॉट ले लो। एक एक चीज हमने यही किया था, हमने जब जर्नल बनाई थी तो हर एक चीज को प्राइस वाली देखी, फिर वैल्यू फॉर मनी वाला देखा। पिछले साल वैल्यू फॉर मनी किया तो क्वालिटी में हक दिया, इस साल क्वालिटी करिए, प्राइस ज्यादा रखिए, जो भी है, बट वो हम उसको गाइड की तरह यूज करते हैं। एनीवेज, चलो आगे चलते हैं, कुछ और क्वेश्चन लेते हैं 5 7। अरे अरे, क्वेश्चन मैंने आंसर लाइव लिखा था, हाँ, तो वो पता नहीं कहाँ चला गया। एनीवेज, वो क्वेश्चन ये था, किसका था मुझे नहीं पता, बट क्वेश्चन ये था, व्हाट आर द सम बेसिक मिस्टेक्स टू अवॉइड जो D2C फाउंडर कर देते हैं इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस मार्केटिंग इन अर्ली डेज। जस्ट डिपेंडिंग ऑन परफॉर्मेंस मार्केटिंग। ओके। तो आप अपना अगर बजट बना लो ना कि भाई बहुत मेरा टाइम से मार्केटिंग के सोशल नाम। मीडिया पे फॉलोइंग ही नहीं है, क्या करेगा वो? बहुत अच्छा क्वेश्चन ऋषभ, मैं बताता हूँ उसका आंसर क्या है। और दिस इज,
तो मैं हमेशा बहुत ही मतलब रेडिकल अप्रोच यूज करता हूँ। मेरा बिजनेस है, मेरा मन है, वर्क कर जाएगा तो केस स्टडी बन जाएगी, नहीं वर्क करेगा तो किसको क्या पता। मैंने मेरी टीम को शार्क टैंक के बाद में बोला था कि जस्ट इमेजिन कि अमेजोन या जस्ट इमेजिन कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट, गूगल, मेटा पे परफॉर्मेंस मार्केटिंग एग्जिस्ट ही नहीं करती है। देयर इज नो चैनल टू पे एंड मार्केट। फिर हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? हम्म। पता नहीं क्या करेंगे। कुछ तो करेंगे ना। कुछ तो करेंगे। अपने खड़े होके बेच लेंगे, कुछ तो करेंगे। ओके। Don't become handicapped of a game where you are not even a player, you are just a puppet. अगर आज वैसे तो शार्क टैंक का तो बहुत ही बैकफायर हुआ था, मोस्ट ऑफ पीपल नो इट ऑलरेडी कि दे मतलब कैटेगरिकली शार्क टैंक ब्रांड यूज नहीं आप कर सकते हो अपनी परफॉर्मेंस मार्केटिंग में। यू कैन नॉट मोनिटाइज शार्क टैंक इन एनी ओके। फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजिंग। ओके। तो लोगों के मतलब काफी लोगों के मेटा अकाउंट्स बंद कर दिए या ब्लॉक हो गए। तो ऑलरेडी बेचारे लोगों ने इतना मेहनत करके अपना जो भी पूरा हेल्थ और कस्टमर साइकी के बेसिस पे वो प्रोफाइल्स बिल्ड किए थे, वो सब गए लोगों के, काफी लोगों के गए। ओके। But it's a very subjective scenario. But all I'm trying to tell you, when you are into digital business and you are completely dependent on one mode of marketing, which is very data driven and which is controlled by somebody else, you are always a puppet. ठीक है, तो आपका ये है कि यार आप ये परफॉर्मेंस तो करना है, तो करना पड़ेगा एक बार के लिए, क्योंकि सब सब लोग कर रहे हैं और वहां से मैं नहीं कर रहा, इसलिए। मैं वो लेवल पे आंसर कर रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि अपने बजट में ब्लॉकेजेस डाल लो कि ठीक है। मैं परफॉर्मेंस मार्केटिंग का मेरा बजट, परफॉर्मेंस मार्केटिंग का बजट थोड़ी ना है। इट्स अ कॉमन सेंस। वी आर ठीक है। टॉकिंग अबाउट मार्केटिंग बजट, एंड इन मार्केटिंग बजट परफॉर्मेंस मार्केटिंग इज दैट परसेंट ओनली। ठीक है। आइडियली इट शुड बी 50-50 फॉर न्यू बिजनेस। ठीक है। नहीं तो रिमेनिंग 50 कहाँ इन्वेस्ट करेगा, उस पर आप कुछ सजेशन नहीं दे रहे हो, क्योंकि वो बिजनेस स्पेसिफिक हो सकता है। आप बोल रहे हो कहीं तो करो, बट सोचो कहाँ करें। मैं बोल सकता हूँ, देर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स आई कैन टेल। डिपेंड करता है, आप एसईओ पे खर्च करिए, आप प्रोडक्ट के एक्सपीरियंस को बेटर बनाने पे खर्च करिए, आप प्रमोशनल प्रोडक्ट एज अ फ्री भी देने के ऊपर खर्च करिए, दैट इज ऑल्सो मार्केटिंग। ठीक है। आप अपने पर्सनल ब्रांड को बिल्ड करने के ऊपर खर्च कर सकते हैं, आप पीआर पे खर्च कर सकते हैं, आप अपने ट्रैवल और पार्टिसिपेशन इन इवेंट्स में, जहाँ पे एक्सपोज में आपको विजिबिलिटी मिलती है, उसके लिए खर्च कर सकते हैं। एग्जीबिशन। बहुत है, मतलब एक घंटे का सेशन कर सकते हैं कि अगर परफॉर्मेंस मार्केटिंग नहीं है तो मार्केटिंग कैसे करें। ठीक है। ठीक है, तो जनता 50-50 इज द एक छोटा रेशियो से स्टार्ट कर सकते हो आप, देन यू कैन एडजस्ट इट अकॉर्डिंगली। और जैसे नितिन ने बोला था कि अगर आपका बिजनेस 70%, 80% सिर्फ परफॉर्मेंस मार्केटिंग, मेटा, गूगल पे डिपेंडेंट है, और जिस दिन बन के 80% आपका बिजनेस डाउन हो जाता है, तो बहुत ही खतरनाक मामला है, बहुत रिस्की जगह पे आप ऑलरेडी हो। ठीक है, अपने सोनू, पास 20। वो बिजनेस बंद होगा, मैं आई कैन राइट इट ऑन पेपर। ओके। ओके। आ हाँ, दो क्वेश्चन है रिगार्डिंग टीम बिल्डिंग। एक संदीप ने पूछा है कि एक पी जो मुझे नहीं मिल रहा है वो है पार्टनर, स्पेसिफिकली टेक्निकल पार्टनर। तो ये है। और एक और क्वेश्चन नीचे किसी ने पूछा था, हाउ टू फाइंड परफेक्ट टीम मेंबर। आप क्या देखते हो? हाँ, हाउ टू सजेस्ट राइट पीपल फॉर योर टीम। तो दोनों को मर्ज कर दो आप आंसर। मैंने इसका आंसर सबसे पहले दिया था व्हेन आई स्टार्टेड माय सेशन। इफ एनीबॉडी कैन हेल्प रिकॉल अदर्स, तो दैट विल बी ग्रेट। एटलीस्ट अब मुझे लगना चाहिए कि अटेंटिव होकर लोगों ने सुना है कि मैंने क्या बताया। बताओ जनता। मैं बताने की कोशिश करता हूं। आपने ये बोला था कि आपको उसकी स्किल के हिसाब से बंदों को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, किसकी क्या स्किल है। बट ये ठीक है, थोड़ा आप डेप्थ में जाओ ना इसमें। मैं वापस बताता हूँ, इट्स नॉट अ वेग आंसर। हाँ। आप मतलब मैं एक बहुत सिंपल सी चीज है कि आप जिस तरीके की चीज ढूंढना चाहते हो, आपको पहले ये तो पता हो कि मेरे को चाहिए क्या। आपको अभी तक तो यही नहीं पता है कि मुझे क्या चाहिए। जब आपको ये पता पड़ेगा कि आपको क्या चाहिए, तब उसके बेसिस के ऊपर आप ढूंढोगे ना कि वो चीज मिलती कहाँ पे। भाई मेरे को अगर आज मान लीजिए कि बहुत अच्छा आपूस खाना है, तो अब मैं ठीक है। कश्मीर में थोड़ी ना जाऊंगा, हम्म। मैं महाराष्ट्र के अंदर जाऊंगा ना, कोस्टल एरिया में जहाँ पे आपूस बनता है। या आप, मेरे को एप्पल खाना है, तो मैं पहाड़ी एरिया में जाऊंगा ना, मैं कोस्टल एरिया में थोड़ी ना जाऊंगा। ठीक तो है। ये आपको बैठ के एक बार सोचना पड़ेगा। इट्स अ रीजनिंग विच यू नीड टू डू। मैं और तरीके बता सकता हूँ, लिंक्डइन से आप ढूंढ सकते हो। इट जस्ट कॉल इट डेटिंग। मतलब आप अगर एक लाइफ पार्टनर ढूंढना चाहते हो, तो ये तो क्वेश्चन है कि मेरे को लाइफ पार्टनर कैसे मिलेगा। एफर्ट करके मिलेगा, और एफर्ट करने के लिए जगह है, मैट्रिमोनी वेबसाइट्स होती हैं। तो
प्रोफेशनल नेटवर्किंग वेबसाइट्स होती हैं, नेटवर्किंग इवेंट होते हैं, शादियों के इस तरीके के समारोह होते हैं जहाँ पे लोग मिलते हैं, बात करते हैं। तो जब देखना स्टार्ट करोगे तो मिल ही जाएगा, बट क्या देखना है ये पहले पता करना जरूरी है। तो उसके लिए आपने बोला ये अप्रोच नहीं है थोड़ी, कि रादर देन KRA KPA ये सब लिखने के कि यार ये सारा काम करना पड़ेगा, JD लिखने की बजाय आप स्किल सेट लिखो कि यार इस बंदे में मुझे क्या स्किल सेट चाहिए। और स्किल सेट आपको बिजनेस के हिसाब से बनाना पड़ेगा। राइट। मतलब आपको यस मैन वाले लोग नहीं चाहिए। एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ ऋषभ। मैंने जब काम करना स्टार्ट किया था तो वी वर 5 co-founder, आई एम टॉकिंग अबाउट 2012। ओके। When I started Indibni, there were 5 people who were the co-founders when we started Indibni. हमने लीगली भी रजिस्टर नहीं कराया था, इट वॉज अ कॉलेज थिंग। मतलब कॉलेज में हम पांचों लोग सेम बैच में, सेम एजुकेशन हमारी, बैचलर इन एनिमेशन और मास्टर्स इन मल्टीमीडिया वॉट, 5 लोग बैचमेट्स, सेम क्वालिफिकेशन, सेम स्किल्स, स्टार्टेड अ बिजनेस। वो चलेगा या बंद होगा? ओके। ब्रॉडली वो नहीं चलेगा, क्योंकि स्किल सेट कॉम्प्लीमेंट ही नहीं करती है। जो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है वो मेरा बहुत अच्छा बिजनेस पार्टनर थोड़ी ना बनेगा। बिजनेस पार्टनर तो वो बनेगा जो वो कर आप सब सकता सेम ही बैकग्राउंड से आ रहे हो इसलिए। है। एब्सोल्युटली। देयर इज नो स्किल इन टर्म्स ऑफ, भाई दोनों का स्किल अगर बिल्कुल अलग हो तब तो वो वर्क कर सकता है, बट जब एप्टीट्यूड ही सेम है, सब विजनरी हैं, सब क्रिएटिव लोग हैं, तो बिजनेस लाएगा कौन? हम्म। आपको, यू डोंट वांट यस मैन और बेस्ट फ्रेंड्स टू रन अ बिजनेस, you just want people who are complementary to your skills because it is the need of the business. Up to a period of time you become irrelevant in your business, that's the success of your business, कि भाई आपने अपने आप को भी रिप्लेस करके किसी प्रोफेशनल को लाके दे दिया। ओके। बिजनेसेस प्रोसेसेस और स्किल्स पे रन होते हैं। पीपल का जो गट है और जो उनका ग्रिट है वो उसको सरवाइव करवाता है, बट बिजनेस लॉन्जिटिविटी का लिए बन रहे हैं। बिजनेस अपने शौक को पूरा करने के लिए नहीं बन रहे हैं। ठीक है। ठीक है। गॉट इट, गॉट इट। ओके, तो जनता स्किल सेट ढूंढो, और हो सकता है आपको खुद को भी किसी पॉइंट पर रिप्लेस करना पड़े, तो उसके लिए भी तैयार रहो। अब लास्ट एक दो क्वेश्चन लेते हैं। एक स्पर्श आहूजा का क्वेश्चन है, आपने बोला था कि अपने बिजनेस के 3 हाउ व्हाट व्हाई ढूंढो। जनरली लोग वो स्टार्ट विथ व्हाई, एक साइमन सिनेक का फेमस टेड टॉक भी है, जनरली लोग हाउ और व्हाट जानते हैं। तो हाउ टू फाइंड द व्हाई इन द बिजनेस। कई लोग तो बाद में ही बना लेते हैं ना, कि कुछ भी धंधा चल रहा है अब वो, तो उसका अब जो अडानी का आता है कि हम सपने नहीं बेचते, हम तो कंटेनर नहीं बेचते, हम तो लोगों के सपने बेचते हैं। वो मुझे तो बाद में फोर्स कर दिया जो भी था। बट हाउ टू फाइंड द व्हाई। तो वाई इज द विजन। मतलब मैं वापस समझाता हूं एक बार के लिए। वाई विजन है, हाउ मिशन है, व्हाट एक्शन है। ओके। वाई, हाउ, व्हाट, विजन, मिशन, एक्शन। विजन जो है वो इनटेंजिबल हो सकता है, वो नॉन मेजरेबल हो सकता है, बट विजन इज ऑलवेज समथिंग विच ड्राइव्स यू। ओके। सेकंड, जिसको हम मिशन बोलते हैं, तो मिशन मेजरेबल होना जरूरी है, क्वांटिफाई करना बहुत जरूरी है विद टाइमलाइन। और हाउ मतलब एक एक्शन आइटम बनना चाहिए कि एग्जैक्टली इसको इस तरीके से पूरा करा जाएगा। मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे इंडिमनी के केस में बता देता हूँ, इंडी गिफ्ट के केस में बता देता हूँ। तो हमारा विजन है, वी वांट टू इनेबल पीपल टू एक्सप्रेस व्हाट दे लव और व्हाट दे फील लव्ड फॉर। ओके। दिस द विजन। अब इसको मेजरेबल कैसे करेंगे हम? For that, we want to create gifts or merchandise of this particular price range and look forward to build that sort of revenue in this period of time with at least this much profitability. ठीक है। And then action item. For that, we need to create, we need to place our product on marketplaces. We need to have a good, strong team. Action item है अलग अलग, काफी सारे हो सकते हैं। हम्म। ये पर्टिकुलर मिशन को अचीव करने के लिए लोग कितने लगेंगे, उसको सक्सेसफुली मैं करूंगा कैसे, एक्शन आइटम बनेंगे। इट्स अ लिस्ट ऑफ आइटम। ओके। जब भी आप कोई चीज सोच रहे हो ना, तो इस तरीके से सोचो, आपके हर थॉट को आप विजन, मिशन, एक्शन में डिवाइड करो। वेरी नाइस। इससे 90% ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी आपकी। आपको ऐसा लगता है केवल विजन मैटर करता है, तो विजन का करोगे क्या? ये मिशन और एक्शन में वापस एक बार समझाओ, मिशन और एक्शन में डिफरेंस क्या हुआ? मिशन एक स्टेटमेंट है,
मुझे 100 करोड़ का बिजनेस बनाना है 10 साल के अंदर। दैट्स मिशन, स्टेटमेंट, क्वांटिफाइड, नंबर। ओके, तो बेसिकली आपने जैसे ये बोला कि यार मुझे, मेरा विजन है लोगों को एक्सप्रेस करने में मदद करना। अब आपका मिशन ये हो सकता है कि मैं 10 लाख लोगों की मदद करना चाहता हूँ, या फिर मैं 100 करोड़ का बिजनेस बनाना चाहता हूँ थ्रू फॉर दिस विजन, ऐसा? यस, क्वांटिफाइड विद टाइम। ठीक है, दैट्स विद टाइम। ओके। एंड देन व्हाट, क्या करना है अब उसके लिए। नेक्स्ट मैं क्या करने वाला हूँ, 3 दिन में क्या करूंगा, 30 दिन में क्या करूंगा, 3 साल में क्या करूंगा। उसको और डिवाइड करते रहो। कॉल परफेक्ट, टू परफेक्ट। एक्शंस जो हैं वो आपके व्हाट हैं। वेरी वेरी सिंपल, वेरी एलिगेंट आंसर, बहुत बढ़िया। अभिषेक गड़े जी ने अपनी पूरी डिटेल डाली यहाँ पे कि मेरा बेस प्राइस 220 रुपये है, फिर ओवरहेड इतना है 20%, ऑफर कॉस्ट 20%, आरटीओ मार्जिन इतना, प्रॉफिट 20% प्रॉफिट मार्जिन, फिर पैकेजिंग, फिर शिपिंग, फिर मार्केटिंग, फिर लॉयल्टी 2-3% ट्रांजेक्शन कॉस्ट, फिर मतलब 5% एफिलिएट, तो मैं ऐड ही करना भूल गया। ये करके इनकी प्राइस आ रही है 719 रुपये फॉर अ 220 रुपये का प्रोडक्ट। ये बोल रहे हैं दिस इज टू हाई, बट अभी तो आपने बता ही दिया ना कि चार तो गुना 25 को मल्टीप्लाई भाई आप 4 कर दो, मैंने तो बेसिक इकोनॉमिक्स बता दिया आपको। वाह, ऑलमोस्ट वही पहुंचेगा, क्योंकि 5% ही अफिलिएट ऐड करना भूल गए थे, तो इनका 750 तो आ ही गया। तो ठीक है, और मार्केटिंग इन्होंने मुझे लगता है कम ही जोड़ी है, अभी 20% ही मार्केटिंग मैं जोड़ी है। इसका आंसर भी करता हूँ। ये जो मैंने आपको बताया वो डिजिटल फर्स्ट बिजनेसेस के लिए बताया है। आप दुकान लगा लो घर के बाहर, आप देखिए कितना कॉस्ट कम हो जाएगा उसका। मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि कहाँ से बेच रहे हो उस पे भी वो चीज चेंज होती है। B2B में कर लो, मैन्युफैक्चरर बन जाओ। ओके। तो ठीक है। देयर आर मल्टीपल लेवल्स जिसमें आपको इवैल्यूएट करना पड़ेगा कि भाई मेरे लिए PMF लेवल के ऊपर कौन सी जगह पे मेरे को पैसे बनेंगे। ओके, गॉट इट। राहिल पूछ रहे हैं कि मार्केट रिसर्च आप कैसे करते हो इन एन आइडिएशन फेज, कंपटीशन कैसे एनालिसिस करते हैं, कोई प्लेटफॉर्म पोर्टल यूज करते हो क्या? यार तुम AI वाले लोगों को ChatGPT से पूछ लो, मैं क्या बताऊं। नहीं राइट, लगता, इस पे कुछ वर्कशॉप करनी पड़ेगी अपने को। राइट आंसर इसका ये है कि कस्टमर जहां पे है ना वहां जाना पड़ेगा आपको। मैं ओरिजिनली मतलब मैंने जब अपने प्रोडक्ट्स को टेस्ट करना था तो मैंने गिफ्ट शॉप पे खड़े होके कार्ड्स और प्रोडक्ट बेचे हैं। तो ये मैं ऐसी सैड स्टोरी नहीं बता रहा हूँ कि भाई ऐसा दिन आ गया कि मेरे को सड़क पे खड़े होके सामान बेचना पड़ा। इट्स हम्म। प्योरली टू अंडरस्टैंड द साइकी ऑफ द कस्टमर। ओके। फाउंडर हो, ये बता दो कितने कस्टमर से आपने एक्चुअली दिन में बात की है। वीक का एक दिन तो निकालो जहाँ पे कस्टमर से डायरेक्टली बात करो। वो आपको वो सब कुछ बता देगा जो आपको कोई और डेटा नहीं बता सकता। आपका कस्टमर है ना। ये शायद मैंने कई जगह सुना है, इवन अमेजोन में और रेजर पे में, कि रेजर पे में फाउंडर्स महीने में एक दिन खुद सपोर्ट में बैठते हैं और कस्टमर्स की क्वेरी सॉल्व करते हैं। ऐसा कहानियां भी हो सकती है, बट आप बोल रहे हो कि जहाँ होती भी आपका कस्टमर है वहां आपको जाना पड़ेगा टू अंडरस्टैंड कि कस्टमर को उसके पर्सपेक्टिव से नजर क्या आ रहा है जो आपको नजर नहीं आ रहा है। है। ठीक है। ओके, लास्ट एक 40, एक और कुछ, कितने क्वेश्चन ले, 2 क्वेश्चन ले, एक क्वेश्चन ले, आप बताओ सर। जनता कितने क्वेश्चन ले हम? 9 बजे तक का टाइम है हमारे पास, हमको वैसे एक एक क्वेश्चन चलो। अभिषेक ने बोला एक क्वेश्चन। जनता अब एक ही, एक 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 तब दो, एक दो, अब तो चलो 3 ही लिख लेंगे फिर तो। ठीक है, मेरा भाई मेरा, 9 क्वेश्चन बोल। मैं हाँ। बोलूंगा देखो, सवाल नहीं है तो जवाब कुछ नहीं मिलने वाला है। मतलब मेरे को तो ठीक है, लाइक एक फ्रेम है कि भाई 2 घंटे बैठ के बात करनी है। भाई हाँ। मेरे से नहीं होगा, किसी से तो होगा। तो हाँ, क्वेश्चन तो बहुत होने चाहिए। जरूरी है कि दिमाग में हो और उसके आंसर के लिए एफर्ट करो। कई लोग डरते हैं यार कि क्वेश्चन कैसे पूछ ले, मेरा क्वेश्चन सिली हो जाएगा, अजीब लगेगा। अरे पूछोगे नहीं जब तक तो पता ही नहीं चलेगा ना। ज्यादा भाई कोई और क्या सोच रहे हो, शर्मा जी का बेटा वाला प्रॉब्लम है यार। मतलब कोई और क्या सोचेगा वो भी मैं सोचूंगा तो फिर मुझे तो इररिलेवेंट है व्हाट आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू डू। मेरा काम ये थोड़ी ना कि कोई मेरे लिए क्या सोच रहा है ये मैं सोचूं। मुझे तो मेरा काम करना है। ओके, चलो, आपने बीच में गाली दी कैश ऑन डिलीवरी को, तो आपसे बचता है, इसे किसी ने क्वेश्चन पूछा है कि रिटर्न से कैसे डील करते हैं, मतलब व्हाट टू डू विद दैट मैंने इन्वेंटरी। कैश ऑन डिलीवरी बंद कर दिया, हमारे रिटर्न लेस देन 5% है। ओके। ओके, तो वो ये 5% को आप क्या राइट ऑफ कर देते हो, क्या करते हो फिर?
हो जाता ना, सारे कस्टमर रिटर्न नहीं है ना, कुछ कुरियर रिटर्न भी तो हैं। नहीं, वो डिस्ट्रॉय होके ही आते हैं, ज्यादातर प्रोडक्ट बहुत खराब हो जाता है रिटर्न में। अग्री टू डिसअग्री, डिस्ट्रॉय भी होते हैं, वो लिक्विडेशन में जाते हैं या फिर वो राइट ऑफ होते हैं तो होते हैं, उसमें क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर जो सकते। भी है। ओके। ओके। बट तो कैश ऑन डिलीवरी बंद करो सबसे पहले तो, अगर पॉसिबल। बट नहीं ये नहीं इसमें तो नहीं पॉसिबल ही नहीं है, अमेजोन फ्लिपकार्ट नहीं, में तो। मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा है कि कैश ऑन डिलीवरी बंद करो। मैंने बोला, मैंने मेरे बिजनेस में कॉन्शियस कॉल लिया है कि मैं मेरी वेबसाइट से कैश ऑन डिलीवरी नहीं करूंगा। ठीक है। Amazon और फ्लिपकार्ट पे कैश ऑन डिलीवरी होती है क्योंकि वो हम्म, मैं नहीं कंट्रोल कर सकता हूँ। ठीक है। ठीक है। ओके। लास्ट एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, ये लास्ट ही है, मैं बस पढ़ रहा हूँ कौन सा अच्छा क्वेश्चन जो मुझे सब जनता के लिए हेल्पफुल लगे। ठीक है, ये करते हैं, लॉजिस्टिक्स वाला क्वेश्चन लेते हैं। बेस्ट डिलीवरी पार्टनर के लिए क्या क्या फैक्टर होते हैं? बेस्ट डिलीवरी पार्टनर का तो यार रिटर्न रेशो देख लो, कितने रिटर्न्स आ रहे हैं, ठीक डिलीवरी है। कितनी फास्ट कर रहे हैं, या स्पीड। फिर हाँ। तो आपने बोला रिटर्न रेशियो, स्पीड दो। हाँ, स्पीड देखना बहुत जरूरी है, सपोर्ट ऑफ द डिलीवरी पार्टनर, हैंडलिंग प्रेशर, मतलब जब वॉल्यूम ज्यादा होता है तो कैसे वो हैंडल करते हैं, एक्सेसिबिलिटी कितनी उनकी पिन कोड्स के ऊपर है, मार्केट में डेफिनेटली यू कैन टॉक टू 10 मोर पीपल इन टर्म्स ऑफ देयर फीडबैक। ऑल इन ऑल मतलब जो खुद लॉजिस्टिक कंपनीज एंड टू एंड रन कर रहे हैं उनका फीडबैक बेटर मिलेगा सर्विस प्रोवाइडर और एग्रीगेटर के कंपैरिजन में, क्योंकि सर्विस प्रोवाइडर तो बीच में एक बस लेयर बना के बैठा ना, आइडली काम तो वही लोगों को करना है सारा का सारा, जो खुद एक्चुअली लॉजिस्टिक को रन करते हैं, और कोई हाथ गंदे नहीं करना चाहता है, बट जो जना ऑलरेडी उसके डीप में है उसके पास में पूरा डेटा और डीप इनसाइट्स है। तो ओके। मैं ओके। ब्लू डार्ट को ऐसे या डीटीडीसी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बट मैं ये हाँ। कह रहा हूँ कि वो मेरे से अगर ज्यादा भी पैसा लेगा तो मैं उसको दूंगा, बट मैं एग्रीगेटर को नहीं दूंगा, क्योंकि वो डायरेक्ट जना है जिससे मैं बात कर रहा हूँ। एग्रीगेटर तो इधर से पैसा कम कराएगा तो उधर से पैसा ले लेगा मेरे से। ओके। ओके। सही बात है। ठीक है। आप जो बोल रहे हैं भाई, मेरा अगर मैंने सीओडी बंद किया तो 90% बंद हो जाएगा मेरा बिजनेस, मत करो मत करो। वो नितिन ने अपनी पर्सनल बात बताई है यार, वो अफोर्ड कर सकते हैं। इवन हमने हमारी वेबसाइट पे जागरूक जर्नल में हमने थोड़े टाइम के लिए सीओडी डाला था, फिर हमने बंद कर दिया क्योंकि हमें पता है यार हमारी जितनी इन्वेंट्री है वो बिक जाती है एक महीने में। मैं ये जो जने हैं जिन्होंने ये बोला कि भाई मेरा 90% बिजनेस सीओडी पे चल रहा है, तो आप बिजनेस कर रहे हो या ब्रांड बना रहे हो, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है। और मैं रियलिटी में बोल रहा हूँ कि अगर आपको लग रहा है कि मैं कस्टमर से डायरेक्टली इसलिए डील कर रहा हूँ क्योंकि मैं ब्रांड बना रहा हूँ, तो आप बेवकूफ़ी कर रहे हो। आपको बी टू बी बिजनेस में चला जाना चाहिए, ट्रेडर बन जाओ, आप कैश एंड कैरी पे काम कर लो, क्योंकि जिस कस्टमर के लिए आप इतना एफर्ट पुट कर रहे हो वो लॉयल है ही नहीं। जो आदमी पैसा देके सामान नहीं ले रहा है आपका, तो लॉयल तो ऐसे भी नहीं है। ओके। ओके। तो दिस इज अ गुड मैट्रिक्स कि अगर आपके बिजनेस में सीओडी ही हो रहा है, इसका मतलब अभी ब्रांड बिल्डिंग नहीं हुई है ज्यादा। लॉयल है ही नहीं ना वो, इट्स जस्ट लाइक पासिंग थिंग है। राह चलते लड़कियों को देख रहे हो वैसा वाला फील है ये, दे आर नॉट गोइंग टू, दे आर नॉट गोइंग टू डेट यू। ठीक है। ओह माय गॉड। ओके। तो बिजनेस से, एडवाइस से शुरू करके हमने एंड में डेटिंग एडवाइस भी दे दी, पूरा बहुत जोरदार। तो जनता, जो लोग एंड तक टिके रहे, बहुत अच्छा, ज्यादा ड्रॉप नहीं हुआ। आई एम वेरी नाइस, अभी भी 125 लोग हमारा बात सुन रहे, सो वेरी नाइस। आई नो देर वर some 60-70 question we were able to answer some 37 out of them, 37 and 4 40 out of them. So अच्छा रेशियो मेंटेन कर लिया। कुछ लोगों की नहीं हुए क्योंकि काफी स्पेसिफिक नीश क्वेश्चन थे जो पूरी कम्युनिटी के लिए शायद नहीं हेल्पफुल हो रहे जो इतने सारे लोग सुन रहे हैं। बट एनीवेज, हम कोशिश करेंगे नॉट पक्का, क्योंकि नितिन वैसे भी एक्टिव नहीं रहते हैं, कोशिश करेंगे फ्यूचर में नितिन के साथ नंबर 1 कुछ और सेशन करने के लिए। ये भी कोशिश करेंगे कि नितिन हमारे उस ग्रुप का भी हिस्सा बने कुछ किसी तरीके से, कि शायद वहां पे भी कुछ लोग उन्हें बात कर पाए। एंड लिंक्डइन तो है ही नितिन का, वो अभी हम आपको टेलीग्राम ग्रुप पे आपके साथ शेयर कर देंगे। सेशन कैसा लगा है, अब बस हमने मेहनत बहुत करी, पूरी टीम ने बहुत मेहनत करी, पहले उन सभी को शुक्रिया। सबसे पहले नितिन का शुक्रिया आने के लिए इतनी दूर से, वापस इनको इतनी दूर भी जाना है, समय निकालने के लिए, प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करने के लिए, एवरीथिंग। थैंक यू नितिन, थैंक यू सो मच। थैंक यू टीम जिन्होंने ये सारा सेटअप बनाया, निधि, निवेदन, एवरीवन was worked for this, and thank you everyone from the apes community जिन्होंने ज्वाइन किया। और हम ऐसे सेशन में सबसे ज्यादा तो हमें ही लर्निंग होती है, तो वेरी इंटरेस्टिंग। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अब सेशन के बारे में थोड़ी तारीफ लिख दो, अच्छी तारीफ का हम कॉपी पेस्ट कर देखो, लेंगे। बस एक चीज और मैं एक क्लोजिंग नोट पे बोलना चाहता हूँ। हाँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑफ कोर्स थैंक्स टू यू एंड निवेदन। इट वाज लॉन्ग ड्यू बिकॉज आई रियली अप्रिशिएट व्हाट यू पीपल आर डूइंग, और मैं किसी को किसी की तारीफ नहीं करता हूँ जब तक मैं फील नहीं करता हूँ। मैं मेरी कर दो सर, कोई बात नहीं।
नहीं, मैं आई एम नॉट हियर टू प्लीज एनीबडी इन माय लाइफ, आई ओनली एक्सप्रेस व्हाट आई फील, सिंपल। तो मुझे एक्चुअल में अच्छा लगता है द काइंड ऑफ हसल यू पीपल डू एंड कीप ऑन इनोवेटिंग न्यू थिंग्स, चाहे एआई हो, चाहे मर्चेंडाइज हो, D2C हो। तो इट्स नॉट जस्ट कि लेबर लॉ से पहले कुछ नहीं था या उसके बाद में कुछ नहीं है, एक चीज हिट हो जाती है, लेकिन इट्स रियली इंपॉर्टेंट दैट हाउ वी रिमेन रिलेवेंट। तो द लेसन विच पीपल नीड टू लर्न फ्रॉम द एंटायर LLE टीम इज हाउ टू रिमेन रिलेवेंट। सेकंड, देखिए जो भी आप कर रहे हैं, आई नो एंटरप्रेन्योर्स इस मतलब एंटरप्रेन्योर जर्नी बहुत मुश्किल है और ये हमारी चोजन जर्नी है, बिकॉज वी वांट टू पुश आवर लिमिट्स, वी वांट टू लर्न न्यू थिंग्स, वी वांट टू चैलेंज आवरसेल्फ। लेकिन कोई भी चीज हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि उसको करके हम शांति से ना सो पाए। मैंने जिंदगी में 1 करोड़ रुपए का लॉस भी देखा है और एक दिन में 1 करोड़ रुपए को कमाना भी देखा है। तो ये मैं कर चुका हूं, शायद इस वजह से थोड़ा मैं इक्वानिमस हूं। लेकिन इन दैट सिंपल लेसन है कि जो भी आप कर रहे हैं वो आप अपने पार्टनर के लिए नहीं कर रहे, अपने कस्टमर के लिए नहीं कर रहे, अपने मम्मी पापा के लिए नहीं कर रहे, अपने वाइफ के लिए या स्पाउस के लिए नहीं कर रहे, आप केवल अपने लिए कर रहे हैं। सही बात है। इन द एंड जो भी आप कर रहे हैं उसको करके आप रात को शांति से सो नहीं पा रहे तो कुछ तो गलत कर रहे हैं। इवैल्यूएट करें, अपनी प्रायोरिटीज को सेट करें। जितना सिंपल करेंगे, बड़ी चीजें भी सिंपल की जा सकती है। ऐसा नहीं है कि जो 100 करोड़ का बिजनेस रन कर रहा है वो ज्यादा परेशान है और जो 5 करोड़ का या 5 लाख का कर रहा है वो कम परेशान है। इट्स ए स्टेट ऑफ माइंड। आप बोल रहे हो सभी प्लीज, परेशान है। सभी परेशान है क्योंकि परेशानी उनकी चॉइस है। अगर आप माइंडफुल हैं तो परेशानी परेशानी होके भी परेशानी नहीं लगेगी। ओके। थोड़ा बस माइंडफुल हो। मेडिटेशन के अपने सबके फॉर्मेट होते हैं, बट पॉजेज लेना सीखिए। नथिंग को वैल्यू करिए एवरीथिंग के साथ में। जिस दिन नथिंग को आप एवरीथिंग के इक्वलेंट डाल देंगे, मतलब इट चेंजेस द एंटायर पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ। वाओ। वाओ। थैंक यू। हाँ यार नितिन, आपके जैसे गट्स चाहिए। हम तो क्या जैसा वीडियो बनाते हैं ना, तो शुरू में हम शुरू के 2-5 मिनट में हमने एकदम भी अटेंशन इतना सा भी कर दिया, पूरा एडिटिंग, रिटेंशन एडिटिंग, हुक, पूरा एनर्जी डालते थे। आपने सेशन की शुरुआत करी, 2 मिनट चुप रह गए। काश हमें भी ऐसा ऐसा वो पीस ऑफ माइंड, बैलेंस, सेंट्रलाइजेशन मिले, कमर सीधी रखने का और आंख बंद करने का और ध्यान करने का। बट हाँ, ये बात मैं भी बोलूंगा, जनता देखो, मैं बहुत पब्लिक फेसिंग फील्ड में हूँ। और अक्सर हर जगह, मतलब मैं कहीं कैफे में भी जाता हूँ, एयरपोर्ट पे जाता हूँ, ट्रैवल कर रहा हूँ, कहीं भी जाता हूँ, 2-5-4 लोग टकरा ही जाते हैं। अगर मैं कुछ गड़बड़ कर रहा होता ना आज के, यार ऐसा कुछ स्कैम कर दिया लोगों के साथ, करा जा सकता है विद सच अ बिग फॉलोइंग, तो वहां जाके लोग पीटते मुझे, है ना। तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं करना है जिससे मैं कभी किसी से पब्लिकली मिलूं और उसके पास मेरे लिए कुछ नेगेटिव बोलने के लिए वो आए, मेरी तारीफ करे, मेरे से हाथ मिलाए, थैंक यू बोले फॉर कंटेंट एंड सो ऑन। मेरे लिए वो बड़ी बात है। इट डजेंट मैटर कि मैं 50-100 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा कमा लूं, डजेंट मैटर, वो नहीं फर्क पड़ता है। मैंने कम कमाया, बट जो कमाया ईमानदारी से कमा। और मुझे भी रात की नींद बहुत बढ़िया आती है, एक्सेप्ट कि अभी बच्ची छोटी तो कभी लात मार देती है, तो वो अलग बात है। बाकी नींद मुझे भी बढ़िया आती है। तो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन, इट वाज अ ग्रेट सेशन। थैंक यू नितिन अगेन, एंड अगले सेशन में मिलेंगे। एंड कीप हसलिंग, कीप ग्रोइंग, बेस्ट विशेस टू ऑल। एंड लाइक, कई लोगों को नितिन भाई यकीन नहीं होता कि यार हमेशा सेशन वेशन करवा रहे हैं, एंड में हमने कुछ अपना प्रोडक्ट नहीं बेचा, कोई कोर्स नहीं बेचा, कुछ ज्ञान नहीं बेचा। कुछ लोगों को लगेगा नितिन भाई अपना कोर्स ही प्लग इन कर देंगे कि 9 का मैं पूरा लंबा कोर्स बता रहा हूँ। कुछ भी नहीं बेच रहे भाई, बस बनाओ अपना अपना धंधा, कोलैबोरेट करो, यही है यार हमारे लिए खुशी। Best wishes to all of you. Closing the session. Thank you guys. Bye. बाय बाय। Bye. Bye. बंद कैसे करते हैं ये? Okay.